नमस्ते द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी सीरीज में चैप्टर 19 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया पर चर्चा करेंगे। तो पब्लिक फाइनेंस सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इससे अगर आसान शब्दों में समझना हो तो ये है क्या आखिर? बिल्कुल। देखिए, अब आसान भाषा में पब्लिक फाइनेंस का मतलब है सरकार के फाइनेंस का मैनेजमेंट। सरकार का मैनेजमेंट। हाँ, मतलब सरकार कैसे पैसा कमाती है, यानी पब्लिक मनी, और फिर उसे कैसे खर्च करती है। ये जो पूरा हिसाब किताब है ना, यही पब्लिक फाइनेंस है। अच्छा, मतलब सरकार की आमदनी और खर्चे का पूरा लेखा जोखा, जैसे हम लोग अपने घर का बजट बनाते हैं, कुछ वैसा ही। हाँ, एनालॉजी तो ठीक है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें सिर्फ कमाई और खर्च नहीं आता, बल्कि ये भी देखा जाता है कि सरकार की जो रिसोर्सेज हैं, उनका देश के लिए सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे हो। ओके। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र मिलता है। अरे वाह, मतलब चाणक्य के समय में भी? जी, उसमें ट्रेजरी, रेवेन्यू के सोर्स, अकाउंटिंग और ऑडिट, इन सब की बात की गई है। मतलब ये तो सदियों पुरानी प्रैक्टिस हुई। लेकिन आज के समय में मॉडर्न इकोनॉमी में इसकी अहमियत इतनी क्यों बढ़ गई? देखिए, इसकी अहमियत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत तेजी से बढ़ी। अच्छा। हाँ, क्योंकि तब सरकारों को यह एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना नहीं है। देश की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पर नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसे कि क्या जरूरत है? जैसे नेशनल डिफेंस हो गया, कानून व्यवस्था, सड़कें बनाना और जरूरी हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी। सही बात है। अब आप सोचिए, ये सब काम प्रॉफिट के लिए तो नहीं किए जा सकते। इसीलिए सरकार की भूमिका बढ़ गई, और जब भूमिका बढ़ी तो पब्लिक फाइनेंस और जरूरी हो गया। और सरकार अपनी इन योजना और खर्चों के बारे में हमें बताती कैसे है? इसका जरिया क्या है? इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी जरिया है बजट। भारत के संविधान के आर्टिकल 112 में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। हर साल सरकार इसे संसद के सामने पेश करती है। ये बजट शब्द ये आया कहाँ से? इसमें कुछ मजेदार कहानी है क्या? क्योंकि ये शब्द हम सब इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल है। ये असल में एक फ्रेंच शब्द बुजेट से आया है। बुजेट? हाँ, जिसका मतलब होता है एक छोटा लेदर का बैग। अच्छा। तो 18वीं सदी के मध्य में जो ब्रिटिश राजनेता होते थे, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट संसद में एक लेदर के बैग में लेकर आते थे। तो मजाक मजाक में ये कहा जाने लगा, और वहीं से ये शब्द पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। वाह, तो अब उस लेदर बैग की जगह ब्रीफकेस ने ले ली थी, और अब तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर टैबलेट लेकर आती हैं। जी। अच्छा, इस बजट में जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। कुछ पिछले साल के होते हैं, कुछ आने वाले साल के। इसे कैसे समझें? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने का एक आसान तरीका है। किसी भी बजट में ना 3 तरह का डेटा होता है। मान लो हम 2025-26 का बजट देख रहे हैं। ठीक है। तो पहला होगा एक्चुअल डेटा। इसमें पिछले से पिछले साल यानी 2023-24 के असली फाइनल आंकड़े होंगे। ओके, जो हो चुका है। बिल्कुल। दूसरा होता है प्रोविजनल डेटा, या जिसे हम रिवाइज्ड एस्टिमेट भी कहते हैं। इसमें चल रहे साल यानी 2024-25 के अनुमानित आंकड़े होंगे, क्योंकि साल अभी खत्म नहीं हुआ है। एक अंदाजा। हाँ, एक अंदाजा। और तीसरा होता है बजटरी एस्टिमेट्स यानी बीई। इसमें आने वाले साल 2025-26 के लिए अनुमान होगा कि सरकार कितना कमाएगी और कितना खर्च करेगी। इसके अलावा भी मैंने कुछ टर्म सुने हैं, जैसे रिवाइज्ड एस्टिमेट, आरई तो आपने बताया, पर क्विक एस्टिमेट भी होता है। ये क्या है? आरई का मतलब तो हुआ कि बजट के अनुमानों को साल के बीच में दोबारा जांचना और अपडेट करना। क्यूई किसी सेक्टर की मौजूदा स्थिति का एक तेज आकलन होता है, जो अक्सर अंतरिम डेटा के लिए उपयोगी होता है। और एडवांस एस्टिमेट यानी एई फाइनल डेटा आने से पहले का एक शुरुआती अनुमान होता है। समझ गई। चलिए अब खर्चों पर आते हैं। पहले बजट में प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बहुत बात होती थी। ये क्या था और इसे क्यों बदल दिया गया? देखिए, ये एक पुराना तरीका था खर्चों को बांटने का। जो भी खर्चा 5 ईयर प्लान्स के तहत होता था, वो प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता था। जैसे कोई नई फैक्ट्री लगानी है, कोई डैम बनाना है, या कोई नई सड़क बनानी है। अच्छा, मतलब जो भी नया कंस्ट्रक्शन या नई स्कीम है वो प्लान में आ गया। बिल्कुल। और बाकी सारे खर्चे, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडी और डिफेंस का खर्चा, ये सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते थे। सुनने में तो मतलब सीधा साधा लगता है, इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें कई बड़ी दिक्कतें थीं। सबसे पहली और बड़ी दिक्कत थी एक नकली प्राथमिकता बन गई थी। नकली प्राथमिकता मतलब? प्लान खर्चे को अच्छा और प्रोडक्टिव माना जाने लगा,
और नॉन प्लान को बुरा या अनप्रोडक्टिव। इससे एक बहुत ही गलत धारणा बन गई थी। पर ये तो अजीब बात है। मतलब देश की रक्षा का खर्च या एक डॉक्टर की सैलरी ये अनप्रोडक्टिव कैसे हो सकता है? यही तो समस्या थी। और इसी सोच से दूसरी बड़ी दिक्कत पैदा हुई, मेंटेनेंस की अनदेखी। मेंटेनेंस की अनदेखी। सोचिए, सरकार ने प्लान खर्चे में एक बड़ा सा अस्पताल तो बना दिया, लेकिन उसका रख रखाव, डॉक्टरों और स्टाफ की सैलरी का खर्चा, वो सब तो नॉन प्लान में आता था। और उस पर अक्सर कटौती हो जाती होगी। एग्जैक्टली। नतीजा, आपके पास एक शानदार बिल्डिंग है पर अंदर सुविधाएं नहीं है। अरे हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि नई गाड़ी तो खरीद ली पर पेट्रोल और सर्विसिंग के पैसे बचाने लगे। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और तीसरी दिक्कत थी बजट में कठोरता। इस विभाजन से बजट बहुत इनफ्लेक्सिबल हो जाता था। जरूरी होने पर भी नॉन प्लान खर्चों में कटौती कर दी जाती थी, जिससे जरूरी सेवाओं पर सीधा असर पड़ता था। तो इस समस्या को सुलझाया कैसे गया? मतलब ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम लगती है। इस पर कई कमेटियों ने बात की। पहले 1987-88 में सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी, और फिर 2011 में डॉक्टर सी रंगाराजन की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने जोरदार सिफारिश की कि इस प्लान और नॉन प्लान के भेद को खत्म कर देना चाहिए। तो रंगाराजन कमेटी के मुख्य सुझाव क्या थे? उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें कही। पहली, कि प्लान और नॉन प्लान का भेद खत्म किया जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट बजटिंग के लिए सही फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है। दूसरी, प्लानिंग कमीशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के रोल्स को फिर से डिफाइन किया जाए। तीसरा, खर्चों को कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बांटा जाए। अच्छा, मतलब इस आधार पर कि कोई एसेट बन रहा है या नहीं? बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कहा कि आउटकम पर फोकस किया जाए, सिर्फ पैसा खर्च करने पर नहीं। और सरकार ने ये बात मान ली? हाँ, आखिरकार 2017-18 के यूनियन बजट से प्लान और नॉन प्लान का वर्गीकरण खत्म कर दिया गया। अब खर्चों को रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर ही दिखाया जाता है। चलिए, ये तो एक बहुत बड़ा और जरूरी सुधार था। तो अब जब खर्चों को रेवेन्यू और कैपिटल में बांटा जाता है, तो क्या सरकार की कमाई को भी ऐसे ही बांटा जाता है? जी बिल्कुल। सरकार की कमाई भी दो तरह की होती है, रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू, या हम कहें रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ओके। तो रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीट्स वो कमाई है जिससे सरकार की कोई देनदारी यानी लायबिलिटी नहीं बढ़ती, जैसे टैक्स से मिला पैसा या कोई विदेशी मदद जो ग्रांट के तौर पर मिली हो। ये पैसा सरकार का अपना होता है, उसे वापस नहीं करना पड़ता। और नॉन रेवेन्यू इनकम? नॉन रेवेन्यू इनकम या कैपिटल रिसीट्स वो कमाई है जो सरकार को उधार लेकर मिलती है। इससे सरकार की देनदारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये पैसा ब्याज सहित वापस चुकाना होता है। तो मतलब टैक्स जो हमारी जेब से निकलकर सरकार की तिजोरी में गया, वो रेवेन्यू है। सही। और जो पैसा सरकार ने आरबीआई या वर्ल्ड बैंक से उधार लिया, वो नॉन रेवेन्यू या कैपिटल रिसीट है। एकदम सही। और जब हम इन दोनों तरह की कमाई यानी रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स को जोड़ देते हैं, तो उसे टोटल रिसीट्स या कुल प्राप्तियां कहते हैं। इसमें सरकार की सारी आमदनी शामिल हो जाती है। तो ये थी पब्लिक फाइनेंस और बजट से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार पैसे का मैनेजमेंट कैसे करती है, क्योंकि इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज यूनियन बजट की बात करते हैं। हर साल फरवरी में एक दिन आता है जब अचानक सब लोग इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, टीवी पर अखबारों में इतने भारी भरकम शब्द सुनाई देते हैं कि आम आदमी का सिर ही चकरा जाए। लगता है किसी और ही दुनिया की बात हो रही है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये सारा तामझाम असल में एक घर के हिसाब किताब जैसा ही है, बस स्केल बहुत बड़ा है। संविधान के आर्टिकल 112 में इसे बजट नहीं बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, जो कि असल में सरकार का सालाना लेखा जोखा ही है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि सरकार की तिजोरी में पैसा आता कहां से है, जाता कहां है, और हर साल ये घाटे का हल्ला क्यों मचता है। हाँ, ये घाटे वाला शब्द तो सबसे ज्यादा डराता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सोर्स कहता है कि सरकार के बजट की दो मुख्य तिजोरियां हैं, एक है रेवेन्यू और दूसरी है कैपिटल। सुनने में तो दोनों ही पैसे की बात लगती है, पर असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग हिसाब है ना? एकदम सही। इन्हें दो अलग अलग तिजोरियों की तरह ही समझिए। पहली तिजोरी है रेवेन्यू बजट की। ये घर के महीने के खर्चे जैसी है। इसमें वो पैसा आता है जो आपकी महीने की सैलरी की तरह है और उन चीजों पर खर्च होता है जो रोजमर्रा के लिए जरूरी हैं। जैसे घर का राशन, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस। हाँ बिल्कुल। मतलब ये वो पैसा है जो एक हाथ से आया और दूसरे हाथ से चला गया।
इससे देश के हाथ में कोई पक्की चीज, कोई एसेट नहीं लगता। और ये दूसरी कैपिटल वाली तिजोरी? वो लॉन्ग टर्म का खेल है। ये वो पैसा है जिससे भविष्य के लिए कुछ बनाया जाता है। जैसे एक परिवार घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट देता है, या कोई कार खरीदता है, या फिर उसके लिए होम लोन लेता है। ये सब कैपिटल का हिस्सा है। सरकार के लिए इसका मतलब है नए हाईवे बनाना, एयरपोर्ट बनाना, या किसी सरकारी कंपनी में निवेश करना। ये वो खर्चा है जो आज होता है, लेकिन उसका फायदा सालों तक मिलता है। ठीक है, ये तो एक बहुत ही क्लियर तस्वीर बन गई। तो पहले पहली तिजोरी यानी रेवेन्यू बजट को खोलकर देखते हैं। इसमें पैसा आता कहाँ से है? मतलब सरकार की महीने की सैलरी कहाँ से आती है? जाहिर है पहला जवाब तो टैक्स ही होगा। हाँ, टैक्स इसकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा है। और टैक्स भी दो तरह के हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो टैक्स है जो सरकार सीधे आपकी जेब से, आपकी कमाई से निकालती है। जैसे हम सब जो सैलरी पे इनकम टैक्स देते हैं, या कंपनियां जो अपने मुनाफे पर कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं। एग्जैक्टली, ये सीधा और साफ हिसाब है। आपने कमाया, आपने टैक्स दिया। ये तो वो टैक्स है जो सीधे सीधे चुभता है, क्योंकि दिखता है कि सैलरी से कट गया। लेकिन एक और टैक्स होता है जो हम देते तो रोज है, पर शायद उतना महसूस नहीं करते। बिल्कुल, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। ये किसी की कमाई पर नहीं, बल्कि सामान और सेवाओं पर लगता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी। आप एक माचिस की डिब्बी खरीदें या मर्सिडीज कार, आप जीएसटी दे रहे हैं। ये उस सामान की कीमत में ही जुड़ा होता है, इसलिए हमें अलग से छुपता नहीं। अच्छा। इसी तरह जब विदेश से कोई सामान आता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है। ये वो टैक्स है जिससे कोई नहीं बच सकता। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। हम सब टैक्स की बात करते हैं, लेकिन क्या सरकार की तिजोरी में पैसा और कहीं से भी आता है बिना टैक्स के? हाँ, और ये भी एक अच्छी खासी रकम होती है। इसे कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। सोचिए, सरकार की अपनी कंपनियां हैं, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ONGC जैसी बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs। ये जो भी मुनाफा कमाती है, उसका एक हिस्सा सरकार को डिविडेंड के तौर पर मिलता है। ये सरकार की कमाई है। अच्छा, मतलब ये सरकारी कंपनियों का मुनाफा है। और क्या क्या आता है इसमें? क्या वो ट्रैफिक चालान का पैसा भी इसी में जाता है? हाँ बिल्कुल, जब भी कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है और चालान भरता है, तो वो पैसा भी सरकार के इसी नॉन टैक्स कमाई में जुड़ता है। इसके अलावा सरकार ने राज्यों को या किसी कंपनी को जो लोन दिया है, उस पर जो ब्याज मिलता है, वो भी एक बड़ी कमाई है। सरकार जो करेंसी छापती है या सिक्के बनाती है, उससे भी उसे कमाई होती है। और कभी कभी विदेशों से जो मदद या ग्रांट मिलती है, वो भी इसी खाते में आती है। तो अगली बार जब कोई चालान भरे तो वो कह सकता है कि मैं राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा हूँ। खैर, ये तो हुई कमाई की बात। अब आते हैं खर्चे पर, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। सोर्स में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, कंजम्पटिव। मतलब ये पैसा बस खर्च हो गया, इससे देश में कोई संपत्ति नहीं बनी। एकदम, ये देश को चलाने का, सिस्टम को मेंटेन करने का खर्चा है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हिस्सा है ब्याज का भुगतान, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स? हाँ, सरकार ने अपने पुराने घाटों को पूरा करने के लिए जो भारी भरकम कर्जे लिए हुए हैं, ये सिर्फ उनका ब्याज है। ओह! सोचिए, ये मूलधन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट है, और ये हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। ओह! और इस लिस्ट में दूसरा बड़ा खर्चा क्या है? वो है सैलरी और पेंशन। देश भर में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं, सेना के जवान हैं, रिटायर्ड लोग हैं। उनकी तनख्वाह और पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये भी एक बहुत बड़ा और जरूरी खर्चा है। इसके बाद आती है सब्सिडी। हाँ, जैसे गैस सिलेंडर पर मिलने वाली छूट, बिल्कुल। या किसानों को खाद पर मिलने वाली सब्सिडी, गरीबों को सस्ते में अनाज देने की योजनाएं, ये सब इसी रेवेन्यू खर्चे का हिस्सा हैं। और डिफेंस का खर्चा, हमारे देश का रक्षा बजट तो बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रक्षा खर्च का सिर्फ वो हिस्सा आता है जो मेंटेनेंस से जुड़ा है, जैसे सैनिकों की सैलरी, उनकी वर्दी, पुराने हथियारों और जहाजों का रखरखाव। नए फाइटर जेट या पनडुब्बी खरीदने का खर्चा इसमें नहीं आता, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, वो कैपिटल में आएगा। हाँ, इनके अलावा पुलिस और कानून व्यवस्था, सरकारी स्कूल और अस्पताल चलाना, ये सब भी रेवेन्यू खर्चे ही हैं। तो अगर ये सारे रोजमर्रा के खर्चे रोज की कमाई से ज्यादा हो जाएं, तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। सोर्स में इसे फिस्कल पॉलिसी का घिनौना अपराध यानी हिनस क्राइम तक कहा गया है। ये तो बहुत मजबूत शब्द है। और इसके पीछे एक ठोस वजह है। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने रोज के खर्चे, यानी राशन पानी और बिजली का बिल भरने के लिए भी उधार ले रहे हैं। सोचिए,
अगर कोई परिवार ऐसा करने लगे तो उसकी आर्थिक हालत कितनी खराब मानी जाएगी। सही बात है। ये एक चेतावनी है कि आपकी कमाई आपके बेसिक खर्चों के लिए भी काफी नहीं है। इसीलिए हर सरकार की कोशिश होती है कि इस घाटे को कम से कम रखा जाए। लेकिन ये घिनौना अपराध शब्द कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं है? मतलब देश चलाने के लिए सैलरी तो देनी पड़ेगी, किसानों को जरूरी सब्सिडी भी देनी पड़ेगी, गरीबों को मदद भी करनी होगी। ये तो जरूरी खर्चे हैं, इन्हें अपराध कैसे कह सकते हैं? सवाल खर्चों पर नहीं है, सवाल उन खर्चों को पूरा करने के तरीके पर है। ये खर्चे जरूरी हैं, लेकिन एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में इन्हें अपनी रेवेन्यू कमाई से ही पूरा किया जाना चाहिए। जब आप इन अनिवार्य खर्चों के लिए भी उधार लेने लगते हैं तो आप एक कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं, क्योंकि उस नए उधार पर भी आपको भविष्य में ब्याज देना होगा। अपराध शब्द का इस्तेमाल इसी खतरे को हाईलाइट करने के लिए किया गया है। अच्छा, सोर्स में एक और टर्म है जो ज्यादा सुनने में नहीं आता, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ERD। ये क्या भला है? कोई नई तरह की अकाउंटिंग है क्या? आप इसे एक तरह की स्मार्ट अकाउंटिंग कह सकते हैं, जो 2011-12 के आसपास शुरू हुई। देखिए, केंद्र सरकार राज्यों को विकास के लिए पैसा देती है, जिसे ग्रांट कहते हैं। ओके। अब केंद्र के खाते में तो ये एक रेवेन्यू खर्चा है, क्योंकि पैसा उसकी तिजोरी से चला गया। लेकिन हो सकता है कि राज्य सरकार उस पैसे से अपने यहाँ कोई नया स्कूल, सड़क या अस्पताल बनाए, जो कि एक कैपिटल एसेट है, एक संपत्ति है। लेकिन क्या ये एक तरह से आंकड़ों को बस बेहतर दिखाने की बाजीगरी नहीं है? मतलब घाटा तो घाटा है, चाहे पैसा राज्य खर्च करे या केंद्र। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आलोचक इसे अकाउंटिंग की बाजीगरी ही कहते हैं, लेकिन सरकार का तर्क ये है कि वो दिखाना चाहती है कि उसका सारा रेवेन्यू खर्चा बर्बाद नहीं हो रहा है। ERD क्या करता है कि कुल रेवेन्यू घाटे में से ग्रांट का वो हिस्सा घटा देता है जो राज्यों ने संपत्ति बनाने पर खर्च किया। ये कहने का एक तरीका है कि देखो, हमारा असल घाटा थोड़ा कम है, क्योंकि हमारे दिए पैसे से देश में कुछ अच्छा काम भी हुआ है। तो ये तो हुई रोज की कमाई खर्च की बात, जो एक तरह से घर का किराया और राशन का बिल भरने जैसा है। लेकिन देश सिर्फ चलता ही नहीं, बनता भी है। वो बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे नए हाईवे या एयरपोर्ट, उनका पैसा कहाँ से आता है? यहीं पर कैपिटल बजट की एंट्री होती है। तो इस दूसरी लॉन्ग टर्म वाली तिजोरी में पैसा आता कहाँ से है? ये रोज की कमाई नहीं है, इसलिए इसके सोर्स भी अलग हैं। पहला सोर्स है लोन की रिकवरी। सरकार ने जो पुराने लोन राज्यों या सरकारी कंपनियों को दिए थे, उनका जब मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलता है तो वो कैपिटल रिसीट होती है। अच्छा, तो इंटरेस्ट रेवेन्यू में था और प्रिंसिपल कैपिटल में। बिल्कुल, याद रखिए, उस लोन पर मिला ब्याज रेवेन्यू कमाई थी और मूलधन की वापसी कैपिटल कमाई है। और इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? क्योंकि लोन रिकवरी से तो इतना पैसा नहीं आता होगा। नहीं, सबसे बड़ा हिस्सा है उधार, बोरोइंग्स या कर्ज। सरकार जब बाजार से बॉन्ड जारी करके या रिजर्व बैंक से या फिर वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लंबे समय के लिए लोन लेती है, वो सब इसी में आता है। असल में देश का घाटा पूरा करने का मुख्य तरीका यही है। सोर्स में एक और दिलचस्प चीज लिखी है, अन्य प्राप्तियां, अदर रिसीट्स, और इसमें हम जैसे आम लोगों का पैसा भी शामिल है। ये कैसे होता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हम सब जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में या पोस्ट ऑफिस की स्कीम जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC या किसान विकास पत्र में पैसा जमा करते हैं, हाँ, वो पैसा असल में सरकार के पास जाता है। सरकार उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती है और मैच्योरिटी पर हमें ब्याज के साथ लौटा देती है। तो तकनीकी रूप से ये जनता से लिया गया एक तरह का लोन ही है जो सरकार को वापस करना होता है। अरे वाह! मतलब जो पैसा हम सोचते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित रख रहे हैं, वो असल में देश के काम आ रहा है। ये तो एक तरह से देश को दिया गया सबसे सुरक्षित लोन हुआ। फिर अब देखते हैं कि ये बड़ा पैसा जाता कहाँ है। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और उम्मीद है ये प्रोडक्टिव खर्चा होगा। हाँ, ये वो खर्चा है जिसे सुनकर अच्छा लगता है। मतलब पैसा बर्बाद नहीं हो रहा, बल्कि देश की कोई संपत्ति बन रही है। जैसे पहला बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे। हाँ, नए हाईवे, रेलवे लाइन बिछाना, नए बंदरगाह और एयरपोर्ट बनाना, बिजली के प्लांट लगाना, ये सारा भारी भरकम खर्च इसी में आता है। यही वो खर्चा है जिससे देश की ग्रोथ को असली रफ्तार मिलती है। ठीक है। दूसरा है रक्षा खर्च। यहाँ पर डिफेंस का वो हिस्सा आता है जिससे देश की ताकत बढ़ती है। नए फाइटर जेट्स, पनडुब्बी, टैंक और दूसरे आधुनिक हथियार खरीदना, ये सब देश की संपत्ति है। और तीसरा है लोन देना और चुकाना। सरकार जब राज्यों या सरकारी कंपनियों को विकास के लिए लोन देती है या फिर अपने पुराने कर्ज का मूलधन चुकाती है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं उस शब्द पर जो बजट के दिन हर न्यूज चैनल पर छाया रहता है, फिस्कल डेफिसिट। इसे राजकोषीय घाटा भी कहते हैं।
हर कोई इसी नंबर के पीछे पड़ा रहता है। असल में इसका मतलब क्या है? ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? फिस्कल डेफिसिट ही पूरी कहानी का सार है। इसका एक लाइन में मतलब है, इस साल सरकार को अपना सारा काम चलाने के लिए कुल कितना उधार लेना पड़ेगा, बस। ये सरकार की कुल कमाई उधार छोड़कर और उसके कुल खर्च रेवेन्यू प्लस कैपिटल के बीच का अंतर है। मतलब सरकार की सारी कमाई एक तरफ और सारे खर्चे दूसरी तरफ, बीच का जो गैप है वो फिस्कल डेफिसिट है, जिसे उधार लेकर ही भरा जा सकता है। एग्जैक्टली। इसीलिए ये नंबर इतना जरूरी है। ये बताता है कि सरकार की चादर उसके पैरों से कितनी छोटी है। अगर फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5% है, तो इसका मतलब है कि सरकार अपनी कुल कमाई से 5% ज्यादा खर्च कर रही है और ये पैसा बाजार से उधार लेगी। ठीक है, गणित तो समझ आ गया, लेकिन इससे जुड़ा एक और शब्द है, प्राइमरी डेफिसिट। ये हमें क्या बताता है जो फिस्कल डेफिसिट नहीं बताता? ये और भी गहरी बात बताता है। ये सरकार की मौजूदा कमाई खर्च की असली सेहत का एक्सरे है। इसे निकालने के लिए आप फिस्कल डेफिसिट में से सिर्फ ब्याज चुकाने वाला खर्चा हटा दीजिए। अच्छा, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दें। हाँ, जो बचेगा वो प्राइमरी डेफिसिट है। ये दिखाता है कि पुराने कर्जों का बोझ हटाकर सरकार अपने आज के खर्चों के लिए कितना उधार ले रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है, तो सरकार नया उधार सिर्फ और सिर्फ पुराना ब्याज चुकाने के लिए ले रही है। अपने बाकी सारे खर्चे वो अपनी कमाई से मैनेज कर रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और ये एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसका मतलब है कि देश ने कर्ज के जाल से बाहर निकलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। वो अब अपने रोजमर्रा के काम के लिए नया कर्ज नहीं ले रहा। एक और शब्द है जो अब पुराना हो गया है, मोनेटाइज्ड डेफिसिट। सोर्स कहता है कि ये अब बंद हो गया है। तो ये था क्या, और इसे बंद क्यों करना पड़ा? क्या ये नोट छापने वाली मशीन को सीधे चालू करने जैसा था? हाँ, ये लगभग वैसा ही था। 2003 से पहले तक सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को बोलकर नए नोट छुपवा लेती थी। ओह, इसी को घाटे को मोनेटाइज करना कहते थे। लेकिन इसका एक बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट था। जब सिस्टम में अचानक बहुत सारा नया पैसा आ जाता है, तो महंगाई आसमान छूने लगती है। इसीलिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट आने के बाद इस प्रथा को बंद कर दिया गया। अब सरकार सीधे आरबीआई से पैसा नहीं लेती, बल्कि बाजार से उधार लेती है। ठीक है, तो अब आखिर सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एक आम इंसान के तौर पर हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि कर्ज एक मर्ज है, लेकिन हमारा देश हमेशा कर्ज में क्यों रहता है? सोर्स कहता है कि भारत ने आज तक कभी भी सरप्लस बजट, मतलब मुनाफे का बजट पेश ही नहीं किया। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। ये डर स्वाभाविक है। एक परिवार के लिए कर्ज में रहना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन एक विकासशील देश के लिए घाटे का बजट एक जरूरत भी है और एक सोची समझी रणनीति भी है। इसका मतलब है कि सरकार अपनी कमाई से ज्यादा देश के विकास पर खर्च कर रही है। वो सड़कें बना रही है, पोर्ट्स बना रही है, भविष्य के लिए निवेश कर रही है। अगर वो सिर्फ अपनी कमाई के अंदर ही खर्च करेगी, तो देश की तरक्की की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। मतलब ये एक सोचा समझा फैसला है, कोई मजबूरी नहीं। लेकिन इसकी कोई लिमिट भी तो होगी। मतलब कितना घाटा अच्छा घाटा है और कब ये खतरनाक बन जाता है? बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि घाटा है या नहीं, सवाल ये है कि घाटा कितना है और उधार का पैसा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। अगर सरकार उधार लेकर उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हाईवे और स्कूल बनाने में लगा रही है, तो वो भविष्य के लिए एक अच्छा निवेश है। लेकिन अगर उधार का पैसा सिर्फ सब्सिडी और ब्याज चुकाने जैसे रेवेन्यू खर्चों में जा रहा है, तो ये चिंता की बात है। इसीलिए एक्सपर्ट्स हमेशा फिस्कल डेफिसिट के साथ साथ रेवेन्यू डेफिसिट पर भी नजर रखते हैं। तो बजट सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाबुओं का बनाया हुआ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक आईना है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। ये सरकार की नीयत का दस्तावेज है कि वो पैसा कहाँ खर्च करना चाहती है, सैलरी पर, सब्सिडी पर या भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बिल्कुल। और इन शब्दों को रेवेन्यू, कैपिटल, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट समझने से हम हेडलाइंस के पीछे की असल कहानी देख पाते हैं। ये हमें सिर्फ एक साल का हिसाब नहीं बताता, बल्कि ये हमारे देश के पुराने कर्ज के बोझ, आज के खर्चों की हकीकत और भविष्य के निवेश की पूरी कहानी बयान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम डेफिसिट फाइनेंसिंग पे चर्चा करेंगे, मतलब घाटे का बजट। इस शब्द सुनते ही दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है ना? बिल्कुल।
ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ, जैसे घर का हिसाब किताब पूरी तरह बिगड़ गया है, चादर से ज्यादा पैर फैला दिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इकोनॉमी में ये हमेशा एक बुरी चीज नहीं होती। असल में ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अच्छा, मतलब सरकार जानबूझकर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने का फैसला करती है? हाँ, जानबूझकर। ये तो कुछ वैसे ही हुआ जैसे हम महीने के आखिर में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए कि अगले महीने सैलरी आने पर चुका देंगे। बिल्कुल वही एनालॉजी है। लेकिन यहाँ सरकार का अगला महीना क्या है, वो किस भरोसे पर ये कर रही है? वो भरोसा है देश की भविष्य की ग्रोथ पर। इसके पीछे की जो सोच है, जिसे जॉन मेनार्ड कीन्स ने पॉपुलर किया था, वो ये है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था सुस्त है, नौकरियां नहीं है, तो सरकार को आगे आकर पैसा खर्च करना होगा, भले उसके पास वो पैसा अभी ना हो। हाँ, भले ही ना हो। जब सरकार सड़कें बनाएगी, पोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल बनाएगी, तो लोगों को काम मिलेगा, उनके हाथ में पैसा आएगा और वो बाजार में जाकर सामान खरीदेंगे। एग्जैक्टली, जिससे फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा और पूरी इकोनॉमी का पहिया घूमने लगेगा। मतलब ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, भविष्य पर लगाया गया एक दांव। और जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, ये आइडिया कोई नया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1930 के दशक में जब ग्रेट डिप्रेशन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की कमर तोड़ दी थी, तब इसकी शुरुआत हुई और भारत ने भी इसे 1969 में अपनाया और 70 के दशक तक तो ये एक रूटीन सा बन गया था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। भारत का जो अनुभव था वो थोड़ा बेकाबू हो गया था। बेकाबू? सोर्स के मुताबिक ये वाइल्ड एंड इलॉजिकल हो गया। मतलब बिना किसी ठोस प्लानिंग के घाटा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अर्थव्यवस्था के लिए सस्टेनेबल नहीं रहा, और यहीं से फिस्कल कंसोलिडेशन यानी वित्तीय सुधारों की बात शुरू हुई। तो चलिए इसी को समझते हैं। अगर सरकार ने तय कर लिया कि कमाई से ज्यादा खर्च करना है, तो ये एक्स्ट्रा पैसा ये आएगा कहाँ से? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मुख्य रूप से 4 रास्ते होते हैं, और हर रास्ते के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं और अपने गहरे परिणाम हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अच्छा लगने वाला रास्ता क्या है? पहला और सबसे पसंदीदा तरीका है एक्सटर्नल एड्स, यानी बाहरी मदद। बाहरी मदद? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि कोई अमीर रिश्तेदार या दोस्त आपकी मदद कर दे और कहे कि जब पैसे हो तो बहुत कम ब्याज पर लौटा देना या मत ही लौटाना। अच्छा, मतलब ये सॉफ्ट लोन या ग्रांट्स के रूप में आता है? हाँ, एक्सटर्नल ग्रांट्स तो सबसे अच्छी चीज है। मतलब ऐसा दान जिसे लौटाना ही नहीं है। जैसे सुनामी के बाद भारत को दुनिया भर से मदद मिली थी। लेकिन सोर्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि 1975 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने ऐसी मदद लेना लगभग बंद कर दिया था। लेकिन क्यों? फ्री का पैसा तो सबको अच्छा लगता है। ये एक तरह से देश के स्वाभिमान वाली बात थी। स्वाभिमान? हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसी मदद शर्तों के साथ आती है। मदद देने वाला देश आपकी विदेश नीति में, आपके फैसलों में दखल देने की कोशिश कर सकता है। तो भारत ने एक स्टैंड लिया कि हम अपनी समस्याओं से खुद निपटेंगे। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट था। बिल्कुल। ठीक है, तो बाहरी मदद शर्तों के साथ आती है, जो देश की सॉवरेनिटी के लिए ठीक नहीं। लेकिन अगर हम मदद नहीं बल्कि सीधे सीधे बाजार से कर्ज मांगे, क्या वो बेहतर विकल्प है? ये हमें दूसरे रास्ते पर लाता है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, यानी बाहरी उधार। ओके। ये मदद नहीं, ये प्रॉपर कमर्शियल कर्ज है जो वर्ल्ड बैंक, IMF या विदेशी बाजारों से लिया जाता है। इसका एक फायदा ये है कि ये अक्सर सस्ता होता है और लंबे समय के लिए मिलता है। और देश में डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा भी आती है। हाँ, जिससे हम पेट्रोल या मशीनरी जैसा जरूरी सामान इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान भी तो वही है, देश की संप्रभुता पर असर। तो फिर ये एक्सटर्नल एड से अलग कैसे हुआ? यहाँ पर असर थोड़ा अलग तरह का होता है। वो देश आपकी विदेश नीति पर शायद सीधा कमेंट ना करे, लेकिन IMF कह सकता है कि हम लोन तभी देंगे जब आप अपनी सब्सिडीज कम करेंगे। अच्छा। या अपने बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोलेंगे, या आपकी आर्थिक नीतियों पर सीधा हमला हो सकता है। सही बात है। लेकिन सोर्स में इसके एक और बड़े फायदे का जिक्र है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये क्या चीज है? सुनने में तो किसी मुंबई और लोकल ट्रेन जैसा लग रहा है। और आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। सच में? हाँ, इसे मुंबई लोकल ट्रेन की एनालॉजी से ही समझते हैं। मान लीजिए देश के बैंकों के पास लोन देने के लिए कुल 1000 करोड़ रुपए हैं, यानी ट्रेन में 1000 सीटें हैं। ठीक है। अब अगर सरकार को अपने घाटे के लिए 800 करोड़ रुपए चाहिए और वो देश के ही बैंकों से सारा पैसा उधार ले ले,
तो वो ट्रेन की 800 सीटें घेर लेगी। तो फिर आम आदमी को होम लोन या किसी छोटे व्यापारी को बिजनेस लोन के लिए सिर्फ 200 सीटें ही बचेंगी। एग्जैक्टली। और उन 200 सीटों के लिए मारामारी होगी, मतलब ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। सरकार ने सारे लोन मार्केट में भीड़ बढ़ाकर बाकियों को क्राउड आउट कर दिया, धक्का देकर बाहर कर दिया। इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, जो देश की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। समझ गया। बाहरी उधार लेने से ये समस्या नहीं होती। देश का पैसा देश के लोगों और बिजनेस के लिए बचा रहता है। तो मतलब सरकार का देश के अंदर से उधार लेना प्राइवेट कंपनियों के लिए बिजनेस करना मुश्किल बना सकता है। तो फिर तीसरा रास्ता यानी इंटरनल बोरोइंग्स, वो इतना कॉमन क्यों है भारत में? बहुत अच्छा सवाल है। इंटरनल बोरोइंग्स भारत में सबसे कॉमन तरीका है। सरकार बॉन्ड्स जारी करती है और देश के लोग, बैंक, LIC जैसी कंपनियां उसे खरीदती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि देश की सॉवरेनिटी पर कोई आंच नहीं आती। कर्ज रुपए में लिया जाता है और रुपए में ही चुकाया जाता है, तो डॉलर के रेट ऊपर नीचे होने का कोई खतरा नहीं। लेकिन वो क्राउडिंग आउट वाली बात? वो मुद्दा बिल्कुल सही है। और सोर्स में ये भी लिखा है कि हमारा आपका जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो भी अक्सर इन्हीं सरकारी बॉन्ड्स में लगता है। क्या? इसका मतलब ये है कि हमारा रिटायरमेंट का पैसा देश के घाटे को फाइनेंस कर रहा है? हाँ, एक तरह से यही मतलब है। ये एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि सरकार डिफॉल्ट नहीं करेगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? सोचिए, अगर ये लाखों करोड़ रुपए सरकारी बॉन्ड्स में लगने के बजाय देश के स्टॉक मार्केट या नई कंपनियों में लगते, तो शायद देश में और तेजी से नई फैक्ट्रियां लगती और नौकरियां पैदा होती। ओह, मतलब एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बिल्कुल। सरकार को उधार तो मिल जाता है, लेकिन शायद इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी धीमी रह जाती है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। समझ गया। ये तो बहुत ही गहरा मुद्दा है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी रास्ते पर, ब्रह्मास्त्र, प्रिंटिंग करेंसी, यानी नए नोट छापना। हाँ, ये तो सबसे आसान लगता है। जब भी पैसों की कमी हो, RBI को बोलो और नोट छाप लो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और यहीं पर सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलतफहमी है। ये रास्ता अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। तबाह? हाँ, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बाजार में 10 किलो प्याज है और लोगों के पास उसे खरीदने के लिए कुल 1000 रुपए हैं। तो प्याज की कीमत हुई 100 रुपए किलो। ठीक। अब अगर सरकार ने नए नोट छापकर सबके पास पैसे डबल कर दिए, यानी अब लोगों के पास 2000 रुपए हैं, लेकिन प्याज तो अब भी 10 किलो ही है, तो क्या होगा? प्याज वाला कीमत बढ़ाकर 200 रुपए किलो कर देगा, क्योंकि अब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा है। अरे, ये तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन हो गया। बिल्कुल, रातों रात हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। सोर्स साफ बताता है कि 70 के दशक में भारत ने जब ये रास्ता ज्यादा अपनाया तो महंगाई डबल डिजिट में पहुंच गई थी। और महंगाई तो सबसे ज्यादा गरीबों को चोट पहुंचाती है। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा टैक्स है जो बिना कानून बनाए ही गरीबों की जेब से पैसा निकाल लेता है। और सोर्स ये भी कहता है कि एक दुष्चक्र, एक विशेष साइकिल बनाता है। ये कैसे काम करता है? ये एक अंतिम सिलसिला बन जाता है। महंगाई बढ़ती है तो सरकारी कर्मचारी और मजदूर अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं। ठीक है, वाजिब मांग है। सरकार पर दबाव बनता है, उसे सैलरी बढ़ानी पड़ती है, जिससे सरकार का खर्च और बढ़ जाता है। अब उस बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए सरकार और नए नोट छापती है। हाँ, जिससे महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक ऐसा दलदल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जर्मनी और जिम्बाब्वे जैसे देशों ने इसका भयानक परिणाम देखा है। बाप रे! तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कर्ज लेना ही जरूरी नहीं, ये भी देखना जरूरी है कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक स्टूडेंट एजुकेशन लोन ले तो ठीक है, लेकिन अगर वो उसी पैसे से हर वीकेंड पार्टी करे तो गड़बड़ है। बिल्कुल सही। यहीं पर कॉम्पोजिशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट यानी घाटे की बनावट का कॉन्सेप्ट आता है। सरकार के मोटे तौर पर 2 तरह के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? हाँ, पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रोजमर्रा के नॉन प्रोडक्टिव खर्चे हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, घर का राशन पानी, बिजली का बिल भरने जैसा। बिल्कुल, ये जरूरी है, लेकिन इनसे भविष्य के लिए कोई संपत्ति या एसेट नहीं बनती। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे हैं जिनसे कोई एसेट बनता है। ये भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ये घर बनाने या जमीन खरीदने जैसा है जिसकी कीमत भविष्य में बढ़ेगी। तो इसका मतलब एक अच्छा घाटा
और एक बुरा घाटा भी होता है। आप कह सकते हैं सोर्स के हिसाब से 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली और सबसे अच्छी सिचुएशन है जब सरकार उधार का सारा पैसा सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करे, मतलब कर्ज लेकर एक ऐसा एसेट बनाया जो भविष्य में कमाई का जरिया बनेगा, जैसे एक टोल रोड। बिल्कुल। दूसरी एक ठीक ठाक सिचुएशन है जब ज्यादातर पैसा कैपिटल खर्च पर लगे और थोड़ा बहुत रेवेन्यू खर्च पर। और सबसे बुरी सिचुएशन जिसके जाल में सोर्स के मुताबिक भारत फंस गया था। सबसे बुरी सिचुएशन है जब उधार का ज्यादातर पैसा सैलरी, पेंशन और सब्सिडी जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा करने में चला जाए। ये वैसा ही है जैसे क्रेडिट कार्ड से कैश निकालकर दूसरे लोन की ईएमआई भरना। आप सिर्फ आज का खर्च निकाल रहे हैं, भविष्य के लिए कुछ नहीं बना रहे हैं। और एक कर्ज के जाल में और गहरे धंसते जाते हैं। सोर्स में 70 के दशक के उस वाइल्ड एंड इलॉजिकल दौर का कोई उदाहरण है? सोर्स इशारा करता है कि उस दौर में कई सब्सिडी योजनाएं ऐसी थीं जो राजनीतिक रूप से तो लोकप्रिय थीं, लेकिन आर्थिक रूप से सस्टेनेबल नहीं थीं। पैसा सीधे लोगों के हाथ में तो गया, लेकिन उससे देश में कोई लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बनी। तो लोगों के हाथ में पैसा था, लेकिन बाजार में खरीदने के लिए सामान उतना ही था। नतीजा वही महंगाई। हाँ, हमने कर्ज तो लिया, लेकिन उससे कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाई जो भविष्य में टैक्स देती। तो सारी बहस इस पर आ जाती है कि घाटे का नंबर कितना है, ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि उस घाटे की क्वालिटी कैसी है। बिल्कुल। 4% का फिस्कल डेफिसिट अगर हाईवे और पोर्ट बनाने से हुआ है, तो वो 3% के उस डेफिसिट से कहीं बेहतर है जो सिर्फ सब्सिडी और पेंशन चुकाने में चला गया। सही बात है। एक भविष्य बना रहा है, दूसरा सिर्फ अतीत का बोझ ढो रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर डेफिसिट फाइनेंसिंग अपने आप में ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है। ये एक टूल की तरह है, एक चाकू की तरह, जिससे आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं और उसे खर्च कहाँ कर रहे हैं। और ये आज भी उतना ही बड़ा सवाल है। हाँ। जब कोई सरकार विकास की बात करती है, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा बढ़ रहा है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। क्या वो आने वाली पीढ़ी के लिए संपत्ति बना रही है या सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य को दांव पर लगा रही है। किसी भी देश के बजट का घाटा और उसका कंपोजिशन इस सवाल का जवाब बहुत खामोशी से लेकिन पूरी सच्चाई से दे देता है। चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते। ठीक है, अब हम फिस्कल पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। हाँ। तो ये फिस्कल पॉलिसी आखिर है क्या? हमारे हाथ में जो स्रोत है उनके अनुसार इसका असली मतलब और महत्व ग्रेट डिप्रेशन और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामने आया। बिल्कुल। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये सरकार का वो तरीका है जिससे वो अपने खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, टैक्स और उधार को मैनेज करती है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर इकोनॉमी पर असर डाल सके। एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी घर के बजट जैसा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। अच्छा। घर में हम देखते हैं कि कितनी आमदनी है और कहाँ कहाँ खर्च करना है, वैसे ही सरकार देखती है कि टैक्स से कितना पैसा आ रहा है और उसे कहाँ लगाना है। हाँ, और उसे सड़क, अस्पताल, शिक्षा और सुरक्षा पर कैसे खर्च करना है। हमारे स्रोत में एक परिभाषा जॉन हिक्स की भी है जो कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब है सरकारी खर्च और टैक्स में ऐसे बदलाव करना जिनसे मैक्रो इकोनॉमिक लक्ष्य हासिल किए जा सकें। और यह एक और दिलचस्प बात है, J.M. कीन्स जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस विषय पर एक पूरी थ्योरी बनाई थी। हाँ, कीन्स इन इकोनॉमिक्स। मतलब ये सिर्फ पैसे के लेन देन की बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। तो सवाल ये है कि ये हमारी और आपकी जिंदगी पर असर कैसे डालता है। यही तो असली खेल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका असर 3 मुख्य तरीकों से होता है। ओके। पहला, टैक्स। टैक्स सीधे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम पर असर डालते हैं। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो पैसा हमारी जेब में आता है खर्च करने के लिए। बिल्कुल। आपकी सैलरी से टैक्स कटने के बाद जो पैसा हाथ में आता है वो कम हो जाता है, और इससे आप सामान और सेवाओं पर कम खर्च कर पाते हैं, जो सीधे आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर असर डालता है। सही। और दूसरा तरीका? दूसरा, टैक्स व्यक्तियों और कंपनियों के इन्वेस्टमेंट को भी प्रभावित करते हैं। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, अगर टैक्स ज्यादा है तो कंपनियां शायद नया कारखाना लगाने से पहले 2 बार सोचेंगी कि भाई इतना प्रॉफिट तो सरकारी ले जाएगी। एग्जैक्टली। और तीसरा, टैक्स चीजों की कीमतों और उत्पादन की लागत मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट पर भी असर डालते हैं। अच्छा। हाँ। और सरकारी खर्च का क्या? वो कैसे हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है? स्रोत के मुताबिक सरकारी खर्च के 2 रास्ते हैं। पहला, जब सरकार सड़क, रेलवे, बंदरगाह बनाने या सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने पर खर्च करती है। ओके।
इसे गुड्स और सर्विसेज की सीधी खरीद माना जाता है। और दूसरा रास्ता है जब सरकार समाज के कुछ वर्गों की आय में मदद करती है, जैसे बेरोजगार, गरीब और बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देना। अच्छा, जैसे सब्सिडी या पेंशन। हाँ, इसे गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं, जैसे कोई स्कॉलरशिप या पेंशन स्कीम। तो अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि भारत में डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी घाटे को पूरा करने के लिए पैसे का इंतजाम करना समय के साथ 3 चरणों में विकसित हुआ है। हाँ, 3 फेजेस में। चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। बिल्कुल। आजादी के ठीक बाद का दौर 1947 से 1970 तक। स्रोत कहता है कि उस समय डेफिसिट फाइनेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। जो भी घाटा होता था उसे बस बजटरी डेफिसिट कह दिया जाता था। सही कहा, उस समय की चुनौतियां ही अलग थीं। पंचवर्षीय योजनाओं मतलब 5 ईयर प्लान्स के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, रुपए और विदेशी मुद्रा दोनों में। हाँ, दोनों में। लेकिन सरकार को फंड जुटाने में बहुत मुश्किलें आ रही थी। और स्रोत इसके कुछ बड़े कारण बताते हैं। पहला, सरकार ने देश के अंदर और बाहर से उधार लेने की कोशिश की, लेकिन वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। मतलब पैसा मिला नहीं उतना। नहीं मिला। दूसरा, 1950 के दशक में टैक्स कलेक्शन बढ़ाने और सरकारी खर्चों पर लगाम लगाने की गंभीर कोशिश हुई, लेकिन वो भी नाकाम रही। क्यों? क्या वजह थी? इसकी एक बड़ी वजह थी बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी और भ्रष्टाचार। ये तो आज भी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ कि समाज की भलाई के कामों के लिए पैसा कम पड़ गया और लोगों का जीवन स्तर गिरता गया। यानी शुरुआत से ही भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी जैसी समस्याएं थीं। और जब पैसा कम पड़ा तो सरकार ने क्या किया? तब सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से उधार लेने और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े कदम उठाए। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। हाँ, ये एक तरह से मजबूरी में उठाया गया कदम था, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ा। इसने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। कैसे? मतलब बैंकों पर क्या असर पड़ा? बैंक अब सिर्फ कमर्शियल इकाइयां नहीं रहे। अच्छा। वो सरकार के राजनीतिक बयानों का हिस्सा बन गए। और स्रोत ये भी बताते हैं कि सरकार ने बड़े बड़े सरकारी उपक्रम मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स PSUs स्थापित किए। हाँ, और उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन और भविष्य की सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड्स, इन सब की जिम्मेदारी भी सरकार पर आ गई, जिससे सरकार का खर्च और भी बढ़ गया। अब आते हैं दूसरे चरण पर, 1970 से 1991। ये दौर अनियोजित फंडिंग और गंभीर आर्थिक संकट का था, जो 1990-91 में चरम पर पहुंच गया। इस दौर की सबसे बड़ी बात थी PSU का विस्तार, लेकिन यहाँ एक पेंच था। क्या? स्रोत के अनुसार कई दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, जिन्होंने कैपिटलिज्म और प्राइवेटाइजेशन को अपनाया, भारत ने ऐसा नहीं किया। हम उल्टा चल रहे थे। बिल्कुल। चीन ने भी तब तक मान लिया था कि सरकारी कंपनियां घाटे का सौदा है। और ये PSU वाकई में घाटे का सौदा साबित हो रहे थे। स्रोत बताते हैं कि ये अर्थव्यवस्था से पैसा खींच रहे थे, बजाय उसमें योगदान देने के। हाँ, उनका मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना था ही नहीं। वहां लेबर फोर्स और मौजूदा लेबर कानूनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। इसे ऐसे समझिए कि ये कंपनियां नौकरियां तो बना रही थीं, पर वो आर्थिक रूप से सही नहीं थीं। सही कहा। इसे स्रोत में अवैध रोजगार सृजन या इलेजिटिमेट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कहा गया है। मतलब ऐसी नौकरियां जो बोझ थीं। हाँ, लाभ या घाटे की कोई चिंता नहीं थी, जिससे ये भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए। इस दौर में सरकारें भी दोनों मोर्चों पर विफल रहीं। बिल्कुल। न तो वो जनता के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा कर पाईं और न ही उन पर सब्सिडी का बोझ कम कर पाईं। और जब योजनाएं केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज्ड होती हैं और स्थानीय आकांक्षाओं लोकल एस्पिरेशंस का ध्यान नहीं रखती तो निराशा बढ़ती है। स्रोत के अनुसार इसी निराशा ने अतिवादी आंदोलनों को जन्म दिया, एक्सट्रीमिस्ट एंड रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, जिससे कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा हुईं और सरकार का खर्च और बढ़ गया। और फिर आया 1991 का दौर, आर्थिक सुधारों का दौर। यहाँ से सब कुछ बदल गया। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF की शर्तों के कारण आर्थिक सुधार शुरू हुए। मजबूरी में? बिल्कुल मजबूरी में। अर्थव्यवस्था सरकारी नियंत्रण से बाजार संचालित मतलब मार्केट डोमिनेंस वाली व्यवस्था की ओर बढ़ने लगी और पब्लिक फाइनेंस को फिर से तर्कसंगत बनाने की जरूरत महसूस हुई। इस नए दौर में सरकार की प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता थी निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर से निवेश को प्रोत्साहित करना। अच्छा। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को सक्षम बनाना जरूरी था, ताकि वो पर्याप्त फंड के साथ अर्थव्यवस्था में निवेश कर सकें। मतलब सरकार को अपने फंड की निकासी कम करनी होगी। हाँ,
क्राउडिंग आउट को कम करना होगा ताकि निजी क्षेत्र को निवेश के लिए फंड मिल सके। क्राउडिंग आउट का मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। सोचिए कि एक पार्टी में एक ही केक है। अगर सरकार खुद ही सारा केक खा लेगी, यानी बाजार से सारा पैसा उधार ले लेगी, तो बाकी मेहमानों के लिए कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल, निजी कंपनियों जैसे बाकी मेहमानों के लिए कुछ नहीं बचेगा। सरकार ने यही कम करने की कोशिश की ताकि निजी कंपनियां भी बाजार से पैसा उधार लेकर निवेश कर सकें। तो सरकार ने एक तरह से पीछे हटकर निजी क्षेत्र को आगे आने का मौका दिया। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार सरकार ने 1990 के दशक की शुरुआत से ही केंद्र और राज्य स्तर पर टैक्स और नॉन टैक्स स्रोतों से राजस्व बढ़ाने, वित्तीय बाजारों को मजबूत करने जैसे कई सुधार किए। फिस्कल पॉलिसी का ये सफर वाकई में भारत की आर्थिक कहानी को दर्शाता है। हाँ, एक तरह से हमारी पूरी आर्थिक यात्रा है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारत की फिस्कल सिचुएशन पर चर्चा करेंगे, मतलब सरकार की कमाई और खर्चे का पूरा हिसाब किताब। और इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1980 के दशक में दिसंबर 1985 में सरकार संसद में एक बहुत ही अनोखा पेपर लेकर आई जिसका नाम था लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी। और ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, है ना? पहली बार सरकार सिर्फ अगले साल के बजट के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म विजन पेश कर रही थी। हाँ, एक तरह से सरकार कह रही थी कि चलो अगले 5 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल, ये एक माइंडसेट में बहुत बड़ा बदलाव था। तब के एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और यहाँ तक कि IMF ने भी इस कदम को बहुत सराहा था। सबको लगा कि वाह, अब हमारी सरकार ज्यादा जिम्मेदारी से सोच रही है। लेकिन इसमें कोई पेंच भी था। हाँ, यहाँ एक पेंच है। ये पेपर जितनी अच्छी पहल थी, उतना ही एक संकेत भी था कि पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। 80 के दशक में देश की आर्थिक हालत लगातार पतली हो रही थी। तो असल में दिक्कत क्या थी? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। दिक्कत थी सरकार का फिस्कल डेफिसिट, यानी आमदनी और खर्चे के बीच का घाटा। हाँ, और ये घाटा मतलब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा था। 1970s के दशक में ये देश की GDP का लगभग 4% था, जो 1986-87 आते आते 8.47% तक पहुंच गया। 8.47%। मतलब सिर्फ कुछ सालों में घाटा दोगुने से भी ज्यादा हो गया था। बिल्कुल। इसे एक आम परिवार के बजट से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार महीने का 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन उसके खर्चे 58,000 रुपए के हैं। तो वो हर महीने 8,000 रुपए उधार ले रहा है। हाँ, शायद क्रेडिट कार्ड से या दोस्तों से। शुरू में ये मैनेज हो जाता है, लेकिन कुछ ही सालों में ये उधार और उसका ब्याज इतना बढ़ जाएगा कि कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में ही चला जाएगा। देश के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था, बस स्केल बहुत बड़ा था। और ये पैसा जा कहाँ रहा था? सरकार इतना खर्च कहाँ कर रही थी? सोर्स के मुताबिक सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रोजमर्रा के खर्चे जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, सब्सिडी, पेंशन, डिफेंस। अच्छा, ये सब? हाँ, ये सब 1960 से 1990 के बीच जीडीपी के 11.8% से बढ़कर 23% हो गया। ये एक बहुत बड़ा जंप है। 23%? और कमाई तो उस हिसाब से नहीं बढ़ी होगी। बिल्कुल नहीं। सरकार की जो रेवेन्यू रिसीट्स थीं, वो 1971-75 के 14.6% से बढ़कर 1986-90 तक सिर्फ 20% तक पहुंची। तो गणित साफ है, खर्चा 23% पर और कमाई सिर्फ 20% पर। इस गैप को भरने के लिए सरकार क्या कर रही थी? अंधाधुंध उधार ले रही थी। घरेलू बाजार से, बैंकों से, आम लोगों से बॉन्ड्स के जरिए हर जगह से पैसा उठाया जा रहा था। और जहां उधार है वहां ब्याज भी है। जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल वक्त पर न भरने से ब्याज बढ़ता जाता है, वैसे ही देश का भी ब्याज का बोझ आसमान छू रहा होगा। बिल्कुल। घरेलू कर्ज पर ब्याज चुकाने का खर्च 1975-90 के बीच जीडीपी के 0.5% से बढ़कर 3.26% हो गया। सोचकर देखिए, ये वो पैसा था जो नए स्कूल, कॉलेज, सड़कें या अस्पताल बनाने पर खर्च हो सकता था, लेकिन वो सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा था। एक तरह से हम एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा, उससे भी बड़ा गड्ढा खोद रहे थे। और ये समस्या सिर्फ केंद्र सरकार तक सीमित नहीं थी। राज्यों की हालत तो आप पूछिए मत, और भी खराब थी। अच्छा? उन्हें भी अपने बढ़ते ब्याज को चुकाने के लिए सोशल सेक्टर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती करनी पड़ रही थी। मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और नए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर होने वाले खर्चों को कम करना पड़ रहा था। और इसका सीधा असर तो आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। बिल्कुल। और इन सब का नतीजा हुआ 1991 का वो मशहूर बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट। हाँ, जब देश लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था।
हमारे पास विदेशों से सामान इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं बचे थे। हालत इतनी खराब थी कि हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। तब IMF को बीच में आना पड़ा और भारत को कड़े आर्थिक सुधार लागू करने पड़े। हाँ, और सरकार को वादा करना पड़ा कि वो अपने फिस्कल डेफिसिट को 8% से घटाकर 3-4% पर लाएगी। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि हम इस स्थिति में पहुंचे ही क्यों? मतलब सरकार अपने खर्चों पर काबू क्यों नहीं रख पा रही थी? हाँ, क्या वजह थी? सोर्स इसके पीछे सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि हमारे सिस्टम और सोसाइटी से जुड़े 3 मुख्य कारण बताते हैं। ओके, पहला कारण? पहला है पॉलिटिकल फैक्टर, यानी राजनीतिक लॉबी और सब्सिडी का खेल। ये तो हम आज भी अपने चारों तरफ देखते हैं। चुनाव आते ही किसानों की कर्ज माफी, सस्ती बिजली पानी के वादे और तरह तरह की रेवड़ियां। हाँ, ये सब, इससे वोट तो मिल जाते हैं लेकिन सरकारी खजाना खाली हो जाता है। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन है जिसकी लॉन्ग टर्म कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ती है। और दूसरा कारण? दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इसका मतलब है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है वही इतना बड़ा और जटिल है कि हम प्रोसेस में ही उलझे रह जाते हैं। हिसाब किताब, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग पर इतना फोकस होता है कि असल काम पीछे रह जाता है। बिल्कुल। जो सामान या सर्विस लोगों तक पहुंचनी चाहिए उसकी क्वालिटी और डिलीवरी पीछे रह जाती है। इसे ऐसे समझिए कि सरकार ने एक बहुत मोटी पाइपलाइन तो बिछा दी है, लेकिन उस पाइपलाइन में लीकेज इतने ज्यादा हैं कि आखिर तक पानी बहुत कम पहुंचता है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि कुछ भी नहीं बदला है? जैसे 1991 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था काफी बदली है, टैक्स कलेक्शन सिस्टम जैसे GST से बेहतर हुआ है, तो क्या हमारी क्षमता पहले से बेहतर नहीं हुई है? क्षमता जरूर बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो लीकेज वाली समस्या आज भी बनी हुई है। शायद उसका रूप बदल गया है। और इसी से हम तीसरे और सबसे दिलचस्प कारण पर आते हैं, एथिकल फैक्टर। एथिकल फैक्टर, ये क्या है? ये एक सोच है, एक मानसिकता है कि सरकार माई बाप है, सरकार गरीबों की रक्षक है और सबको रोजगार देना उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये माई बाप सरकार वाली सोच तो हमारी रगों में बसी है। इसी सोच के चलते फूड, फर्टिलाइजर, सिंचाई पर भारी सब्सिडी दी जाती है। गरीबी हटाने और रोजगार पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें चलती हैं। इरादा बिल्कुल नेक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक ना हो तो ये देश के लिए बहुत बड़े घाटे का कारण बन जाते हैं। एग्जैक्टली। ये दिल और दिमाग की लड़ाई जैसा है, जहां दिल कहता है कि लोगों की मदद के लिए खर्च करो और दिमाग पूछता है कि भाई पैसे कहां से आएंगे, और अक्सर इस लड़ाई में दिल जीत जाता है। तो जाहिर है कि हालात काबू से बाहर थे और इस दिल पर लगाम लगाने के लिए एक दिमाग की जरूरत थी। सरकार को अपने खर्चों के लिए एक लक्ष्मण रेखा की जरूरत महसूस हुई। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ साल 2000 में संसद में FRBM बिल लाया गया, जो 2003 में एक्ट बना। FRBM मतलब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। हाँ, इसका मकसद था सरकार को एक सख्त फाइनेंशियल डाइट पर डालना। जैसे डॉक्टर किसी मरीज को कहता है कि अब मीठा बंद, तला हुआ बंद, रोज सुबह दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही। वैसे ही इस एक्ट ने सरकार के फालतू खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश की। लक्ष्य एक ही था, सरकार के फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट को एक तय सीमा के अंदर लाना। तो इस डाइट प्लान के नियम क्या थे? जमीन पर क्या बदला? इसमें कई अहम और कड़े नियम थे, जैसे हर साल रेवेन्यू डेफिसिट को GDP के कम से कम 0.5% और फिस्कल डेफिसिट को कम से कम 0.3% तक कम करने का टारगेट रखा गया। और बड़ा लक्ष्य क्या था? बड़ा लक्ष्य ये था कि 31 मार्च 2008 तक रेवेन्यू डेफिसिट को 0 कर दिया जाए। मतलब सरकार को अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए उधार लेने की जरूरत ही ना पड़े। और मैंने पढ़ा कि इसमें सरकार के RBI से सीधे उधार लेने पर भी रोक लगा दी गई थी। ये नियम इतना जरूरी क्यों था? ये शायद इस एक्ट का सबसे क्रांतिकारी कदम था। पहले क्या होता था कि जब सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो सीधे RBI को बोलकर नए नोट छपवा लेती थी। अच्छा, जिससे महंगाई बढ़ती थी, बेतहाशा बढ़ जाती थी। FRBM ने इस पर रोक लगा दी, सिवाय बहुत छोटी अवधि के एडवांस के, जिन्हें वेज एंड मीन्स एडवांसेस यानी WMS कहते हैं। ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या है, थोड़ा और बताइए। ये एक तरह से सरकार के लिए RBI के पास एक ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसा है। ओके। मान लीजिए सरकार की कमाई महीने की 15 तारीख को आनी है, लेकिन उसे कोई पेमेंट 10 तारीख को ही करना है। ओके, एक छोटा सा कैश फ्लो मिसमैच। बस उस छोटे से मिसमैच को संभालने के लिए सरकार RBI से कुछ दिनों के लिए उधार ले सकती है। ये घाटे को फंड करने के लिए नहीं है,
बल्कि सिर्फ टेम्परेरी जरूरत के लिए है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सरकार को पैसा चाहिए तो उसे बाजार से उधार लेना होगा, बॉन्ड्स जारी करके। बिल्कुल, और उससे एक तरह का मार्केट डिसिप्लिन आता है। अगर आपकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो बाजार आपको ज्यादा ब्याज पर उधार देगा, जो सरकार पर और दबाव डालेगा कि वो अपनी हालत सुधारे। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वो हर साल बजट के साथ 3 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट संसद में पेश करे। कौन कौन से? फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये एक तरह से सरकार के फाइनेंशियल हेल्थ का पब्लिक रिपोर्ट कार्ड था, जिसे कोई भी देख, समझ और उस पर सवाल उठा सकता था। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला? क्या ये डाइट प्लान काम कर गया? सोर्स के मुताबिक इसके मिले जुले परिणाम रहे। मतलब शुरुआत के कुछ सालों में 2004 से 2008 के बीच इससे काफी फिस्कल डिसिप्लिन आया। सरकार अपने टारगेट्स के काफी करीब पहुंची भी। इसे देखकर राज्यों ने भी अपने अपने FRBM एक्ट बनाए। एक तरह से पूरे देश में फाइनेंशियल अनुशासन का माहौल बना। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हुई? हाँ, असल जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। मतलब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सही पकड़ा। 2008 की वैश्विक मंदी एक बहुत बड़ा झटका थी। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए सरकारों को ज्यादा खर्च करना पड़ा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। उस वक्त डाइट प्लान को ताक पर रखना पड़ा। और उसके बाद भी शायद टारगेट्स मिस होते रहे। हाँ, कई बार सरकारें इन लक्ष्यों से चूक गईं। इसी वजह से 2016-17 के बजट में FRBM को रिव्यू करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव आया, जिसके अध्यक्ष NK सिंह थे। अब यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है ना? NK सिंह कमेटी ने एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव सुझाया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ हर साल के घाटे पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार के सिर पर जो कुल कर्ज का पहाड़ खड़ा है उस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब सिर्फ इस साल कितना उधार लिया वो नहीं, बल्कि अब तक टोटल कितना उधार इकट्ठा हो चुका है। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जैसे सिर्फ महीने के क्रेडिट कार्ड बिल पर चिंता करने के बजाय अपने टोटल होम लोन, कार लोन सब कुछ एक साथ देखकर प्लानिंग करना। बिल्कुल सही एनालॉजी है। कमेटी ने डेट टू GDP रेशियो को फिस्कल पॉलिसी का नया एंकर बनाने की सलाह दी और टारगेट रखा कि केंद्र और राज्यों का कुल कर्ज मिलाकर GDP के 60% से ज्यादा ना हो। और उसमें भी डिवीजन था, 40% केंद्र का और 20% राज्यों का। हाँ, और इसी कमेटी ने एस्केप क्लॉज का कॉन्सेप्ट भी दिया था। एस्केप क्लॉज, ये बहुत जरूरी था है ना? बहुत प्रैक्टिकल सुझाव था। उन्होंने कहा कि नियम इतने भी सख्त नहीं होने चाहिए कि किसी इमरजेंसी में सरकार के हाथी बन जाएं। एस्केप क्लॉज का मतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों में सरकार को अपने डेफिसिट टारगेट में GDP के 0.5% तक की छूट मिल सकती है। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। क्या ये सरकारों को मुश्किल हालात का बहाना बनाकर बार बार फिस्कल अनुशासन से बचने का एक आसान रास्ता, एक लूपहोल नहीं दे देता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये चिंता एक्सपर्ट्स को भी रहती है। लेकिन इसका जवाब हमें कोविड-19 महामारी के दौरान मिला। अच्छा, कैसे? सोर्स में साफ लिखा है कि इसी एस्केप क्लॉज की वजह से सरकार महामारी के दौरान लोगों की मदद करने और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जरूरी अतिरिक्त खर्च कर पाई। अगर ये सेफ्टी वॉल्व नहीं होता तो सरकार के हाथ कानूनी तौर पर बंधे होते और शायद वो उतने बड़े पैमाने पर राहत के कदम नहीं उठा पाती। तो ये एक दो धारी तलवार है जिसका इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से करना पड़ता है। बिल्कुल। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या FRBM की कहानी पूरी हो गई है? नहीं, ये कहानी अभी चल रही है। 15th फाइनेंस कमीशन ने इसे फिर से रिव्यू करने की सिफारिश की है। अब एक हाई पावर्ड इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप बनाया जाएगा जो एक नए, आज के दौर के हिसाब से ज्यादा प्रासंगिक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क पर काम करेगा। ये समझ आता है। अर्थव्यवस्था बदलती रहती है, देश की जरूरतें बदलती हैं, तो नियम भी बदलने चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि मूल चुनौती आज भी वही है जो 80 के दशक में थी। कौन सी? एक तरफ सामाजिक खर्चों की एथिकल जरूरत और दूसरी तरफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फिस्कल जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? बिल्कुल, और ये संतुलन हमेशा एक चलती फिरती लकीर होगी। नई कमेटी शायद नए नियम बनाएगी, नए टारगेट्स तय करेगी, लेकिन वो 3 दबाव, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल और एथिकल, तो हमेशा बने रहेंगे। सरकारों को हमेशा इसी चक्रव्यूह से रास्ता निकालना होगा। ये सोचने वाली बात है कि एक नागरिक के तौर पर हमारी मांगे और सरकार की आर्थिक हकीकत, इनके बीच सही संतुलन आखिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारत में फिस्कल कंसोलिडेशन पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। आज हम भारत की आर्थिक सेहत से जुड़ी एक कह सकते हैं एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो
किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। हाँ, एक ऐसे मरीज की कहानी जो लगभग आईसीयू में पहुंच चुका था। बिल्कुल, और ये कहानी है 1990s और 2000s की शुरुआत की। और फिर डॉक्टरों ने, मतलब सरकार ने, कुछ बहुत कड़वी दवाइयां दी। तो आज हम इसी इलाज की पड़ताल करेंगे। कहानी शुरू होती है 2000-2001 के आसपास, जब केंद्र और राज्यों का मिला-जुला फिस्कल डेफिसिट, मतलब वित्तीय घाटा, जीडीपी के 10% को भी पार कर गया था। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये खतरे की घंटी नहीं, पूरा का पूरा अलार्म था। इसे आसान भाषा में समझें तो ये ऐसा है जैसे किसी परिवार की कमाई 100 रुपए है और खर्चा 110 रुपए। अच्छा। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि इस घाटे का आधा से ज्यादा हिस्सा रेवेन्यू डिफिसिट था। और ये सबसे खतरनाक स्थिति है। सबसे खतरनाक मतलब ये 10 रुपए का उधार किसी घर या गाड़ी जैसे एसेट को खरीदने में नहीं जा रहा, बल्कि रोज की दाल रोटी, बिजली का बिल भरने में जा रहा था। इसी को कहते हैं कर्ज लेकर घी पीना। राइट। आप कोई संपत्ति नहीं बना रहे, बस अपनी रोज की जरूरतें उधार के पैसे से पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस पर आरबीआई, प्लानिंग कमीशन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं बार-बार चेतावनी दे रही थीं। हाँ, ये कुछ वैसा ही था जैसे घर के सारे बड़े बुजुर्ग आपके उड़ाऊ खर्चों को लेकर आपको समझा रहे हों कि बेटा संभल जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है। हाँ। और ये सब अचानक नहीं हो रहा था। इसकी जड़ें थीं 1990-91 के बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट में। हाँ, जब हमारे पास विदेशी मुद्रा लगभग खत्म हो गई थी। हाँ, कुछ हफ्तों का इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब आईएमएफ ने मदद के लिए एक शर्त रखी थी। क्या शर्त थी? कि सरकार अपने खर्चों, मतलब तनख्वाह, पेंशन, सब्सिडी, इन सब में हर साल 10% की कटौती करे। तो ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन की यात्रा है, ये किसी शौक से नहीं बल्कि एक मजबूरी से शुरू हुई थी। तो मरीज को बचाने के लिए इलाज का सबसे पहला और शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू हुआ, खर्चे कम करो। बिल्कुल। चलिए इसको खोलकर समझते हैं। कहाँ-कहाँ कैंची चली? तो सबसे पहले नजर गई सरकार की अपनी मशीनरी के खर्चों पर। मतलब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड। डाउनसाइजिंग या राइट साइजिंग जैसे शब्द अचानक बहुत पॉपुलर हो गए। मतलब सरकार का आकार छोटा करना। हाँ, मैंने सुना है कि एक पॉलिसी आई थी कि हर 3 खाली सरकारी पदों में से सिर्फ एक को ही भरा जाएगा। ये तो उन लाखों नौजवानों के लिए एक झटके जैसा रहा होगा जो सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। बहुत बड़ा झटका था। एक ही बार में मौके 1/3 रह गए। इसका सामाजिक असर बहुत गहरा था। इसके अलावा पेंशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा, मतलब एक बुनियादी बदलाव किया गया। PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को लाया गया। अच्छा, तो मतलब पुराने सिस्टम में क्या गड़बड़ थी? पुराना सिस्टम डिफाइंड बेनिफिट कहलाता था। मतलब आपकी आखिरी सैलरी के आधार पर आपको एक तय पेंशन जीवन भर मिलती रहेगी, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। ओके। सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा और अनिश्चित बोझ था। समझी। इसकी जगह आया डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां आप और सरकार मिलकर आपकी नौकरी के दौरान एक फंड में पैसा जमा करते हैं और आपकी पेंशन उसी फंड की परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। ओह, तो मतलब रिटायरमेंट के बाद का जो एक पक्का सेफ्टी नेट था, उसे हटाकर बाजार के भरोसे कर दिया गया। बिल्कुल। ये तो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा रिस्क था। बहुत बड़ा। इसका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ा। फिर खर्चों की लिस्ट में अगला नंबर था सब्सिडी का। पेट्रोलियम, खाद, चीनी, दवाइयां, इन सब पर सरकार जो छूट देती थी उसे कम करने की बात हुई। ये तो सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने वाली बात थी। हाँ, खासकर LPG सिलेंडर की सब्सिडी, वो तो हर घर के बजट का हिस्सा थी। सही पकड़ा आपने। यहाँ एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म को तर्कसंगत यानी रैशनलाइज करने की कोशिश की गई। और LPG इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पहले हर किसी को सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हाँ, याद है मुझे। फिर सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया ताकि पैसा सीधे जरूरतमंद के खाते में जाए। हाँ, और फिर वो गिव इट अप कैंपेन चला था, हर जगह उसके विज्ञापन थे। बिल्कुल। लोगों से अपील की गई कि अगर आप सक्षम हैं तो अपनी सब्सिडी छोड़ दें। अब इन दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि इन कोशिशों को मिलीजुली कामयाबी मिली। मतलब लोगों की अंतरात्मा पर छोड़ दिया एक तरह से, कह सकते हैं। कुछ ने छोड़ी, बहुतों ने नहीं। ये दिखाता है कि सिर्फ अपील करने से सब्सिडी के कल्चर को बदलना कितना मुश्किल है। इसके बाद नंबर आया सरकार के अपने कर्ज के बोझ का। ओह हाँ। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा था। ये तो किसी भी मिडिल क्लास परिवार की कहानी जैसी है जो क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस गया हो। बिल्कुल। सारी कमाई तो EMI और ब्याज भरने में ही चली जाती है। एकदम सही एनालॉजी है। और सरकार ने वही किया जो कोई समझदार इंसान करेगा। स्ट्रेटजी थी
कम कर्ज लेना, ओके। पुराने महंगे कर्जों को समय से पहले चुका देना, डेट स्वैप करना मतलब महंगे कर्ज को सस्ते कर्ज से बदल देना, और विदेशों से सस्ते कर्ज लेने को बढ़ावा देना। एक और बहुत बड़ा खर्चा है डिफेंस यानी रक्षा का। यहाँ कटौती करना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। कोई सरकार इस पर कैंची चलाने का जोखिम कैसे ले सकती है? हथियार खरीदने में नहीं, बल्कि कटौती की जरूरत को ही कम करने में। मतलब ये कैसे हो सकता है? सोर्स का तर्क है कि इसके लिए चीन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत यानी बायलैटरल नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाना होगा। अच्छा। उनके मुताबिक हमारा रक्षा खर्च हमारी ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दुश्मनी मतलब हिस्टोरिकल एंड साइकोलॉजिकल एनमिटीज से जुड़ा हुआ है। बात तो सही है। तो अगर हम कूटनीति पर जोर दें और रिश्ते सुधारें तो सीमाओं पर रक्षा बलों की तैनाती में कटौती की जा सकती है, जिससे खर्च अपने आप कम हो जाएगा। वाह, मतलब समाधान सिर्फ कम टैंक खरीदने में नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति बनाने में है जहां आपको कम टैंकों की जरूरत ही कम पड़े। ये तो सोच के स्तर पर ही एक बड़ा बदलाव है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं बल्कि मसलों को सुलझाने की बात है। इसके अलावा भी कई और कदम उठाए गए, जैसे घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों PSUs को पैसा देना बंद कर दिया गया। ओके। रेलवे, बिजली, पानी जैसी जनरल सर्विसेज से कहा गया कि आप आत्मनिर्भर बने और सब्सिडी सिर्फ जरूरतमंदों को दें। लेकिन एक कदम बहुत विवादास्पद रहा होगा, उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन को नॉन प्रायोरिटी सेक्टर घोषित करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब था कि सरकार अब प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई पर ज्यादा सब्सिडी नहीं देगी। ओह। नतीजा ये हुआ कि इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे कोर्सेज की फीस में भारी बढ़ोतरी हुई। ये उन करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों के सपनों पर एक बड़ा आघात था जो अपने बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाना चाहते थे। तो खर्च घटाने की ये सारी कड़वी गोलियां खाने के बाद भी मरीज पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता था? नहीं। आखिरकार आप सिर्फ बचत करके अमीर नहीं बन सकते, कमाना भी तो पड़ता है। तो सरकार ने कमाई बढ़ाने के लिए कौन से रास्ते अपनाए? सही बात है। असली चुनौती तो तिजोरी भरने की थी और इसका सबसे बड़ा जरिया था टैक्स रिफॉर्म्स। ये सिर्फ टैक्स रेट बदलने की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम को बदलने की कहानी है। इसका सफर धीरे धीरे हुआ। पहले सेनवैट आया, जो फैक्ट्री के लेवल पर लगने वाले कई टैक्स को एक करता था। फिर राज्यों ने अपने सेल्स टैक्स को बदलकर वैट लागू किया, यानी हर स्टेज पर सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स। और आखिरकार इन सबको मिलाकर बना GST। बिल्कुल। तो ये जो सेनवैट से GST तक का सफर है, ये सिर्फ टैक्स बदलने की कहानी नहीं है। ये तो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता और पैसे के समीकरण को पूरी तरह से बदलने की कहानी है। हाँ, दशकों की लड़ाई के बाद एक सिस्टम बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और इन सभी सुधारों का एक ही मकसद था, टैक्स के जाल को आसान बनाना, टैक्स चोरी को रोकना और टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ाना। और दूसरा बड़ा कदम था सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचना, यानी विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट। या अगर पूरी कंपनी बेच दी तो प्राइवेटाइजेशन। हाँ, निजीकरण। लेकिन ये विनिवेश, ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल रहा होगा। सरकारी कंपनियों के कर्मचारी, विपक्ष, ट्रेड यूनियन, विरोध तो जबरदस्त हुआ होगा। जबरदस्त। इसीलिए सोर्स कहता है कि राजनीतिक सहमति यानी पॉलिटिकल कॉन्सेंसस सबसे जरूरी थी। हर सरकार ने इसे करने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार हमेशा राजनीतिक माहौल पर निर्भर करती थी। मतलब ये एक आर्थिक फैसले से ज्यादा एक राजनीतिक रस्साकशी थी। बिल्कुल। इसके अलावा उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहा था। तो एक आइडिया ये भी था कि इस पड़े हुए पैसे को विदेशी बॉन्ड्स में निवेश करके या दूसरे देशों को कर्ज देकर उससे भी कमाई की जाए। तो इस इलाज के बाद मरीज दोबारा बीमार न पड़े, इसके लिए एक सख्त डाइट और एक्सरसाइज का प्लान भी बनाया गया होगा, कुछ नियम कानून। बिल्कुल। यहीं पर FRBM एक्ट की बात आती है ना? हाँ, लेकिन FRBM से भी पहले 1997 में एक और महत्वपूर्ण चीज आई थी, WMA यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम। ये क्या था? इसने सरकार की RBI से उधार लेने की एक सीमा तय कर दी। पहले सरकार जब चाहे RBI से पैसे ले लेती थी, जो एक तरह से नोट छापने जैसा ही था और महंगाई बढ़ाता था। WMA ने इस पर एक लगाम लगा दी। और फिर 2003 में आया बड़ा कानून, FRBM एक्ट यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक ऐतिहासिक कानून था जिसे संसद में सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर पास किया था। ये दिखाता है कि उस समय देश की आर्थिक सेहत को लेकर कितनी गंभीर चिंता थी। हाँ, ये तो है। इस कानून ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए
वित्तीय घाटे को कम करने के साफ साफ लक्ष्य तय कर दिए, हम्म। जिन्हें एक तय समय सीमा में हासिल करना था। लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? क्योंकि हमने देखा है कि संकट के समय में सरकारें अक्सर इन लक्ष्यों को टाल देती हैं या उनमें एस्केप क्लॉज का इस्तेमाल कर लेती हैं। तो क्या ये सिर्फ कागजी शेर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सोच भी मानता है कि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है मनोवैज्ञानिक। अच्छा। ये सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाता है। बाजार, निवेशक, रेटिंग एजेंसियां सब इस पर नजर रखते हैं, तो भले ही सरकार कभी-कभी लक्ष्य चूक जाए, लेकिन वो अब बेफिक्र होकर खर्च नहीं कर सकती। मतलब दिशा सही रहती है। हाँ, और ये कोई पत्थर की लकीर भी नहीं है। 2018-19 में इसमें कर्ज आधारित लक्ष्य, डेट बेस्ड फिस्कल टारगेट्स जोड़े गए। ये दिखाता है कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव तो शायद सोचने के तरीके में आया, बजट बनाने के तरीकों में। मैंने जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में पढ़ा है। ये सुनने में ही बड़ा क्रांतिकारी लगता है भी। ये पारंपरिक बजट से बिल्कुल अलग है। पारंपरिक बजट में क्या होता है, बताइए। मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय को पिछले साल 100 रुपए मिले थे, तो इस साल 5-10% बढ़ाकर 110 रुपए दे दिए। कोई ये नहीं पूछता कि पिछले 100 रुपए का क्या हुआ। सही बात है। लेकिन जीबीबी में हर विभाग को हर साल 0 से शुरुआत करनी होती है। उन्हें अपने हर एक रुपए के खर्चे को सही ठहराना पड़ता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हर चीज को नए सिरे से देखो, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? एक विशाल नौकरशाही में जहां सालों से एक ही तरीके से काम हो रहा है, क्या कोई सच में हर साल 0 से शुरू कर सकता है? आपकी आशंका बिल्कुल सही है। इसकी सीमाएं हैं। पहली, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं कर सकते, जैसे रक्षा, कानून व्यवस्था या विदेश संबंध। आप ये नहीं कह सकते कि विदेश मंत्रालय पर खर्च करने से कितने रुपए का फायदा हुआ। बात तो सही है। दूसरी, इसमें यह भी खतरा रहता है कि वित्त मंत्रालय बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। भारत में ये सरकारी स्तर पर बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन कई सरकारी कंपनियों, PSUs ने इसे सफलतापूर्वक अपनाया है। मुझे इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी बदलाव लगा, वो ये आउटपुट से आउटकम वाली सोच है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ बजट की बात नहीं है, ये तो सरकार की अपनी भूमिका को देखने का नजरिया ही बदल देता है ना? बिल्कुल। अब पैराडाइम शिफ्ट। पारंपरिक सोच आउटपुट पर ध्यान देती थी, जैसे सरकार ने 100 किलोमीटर सड़क बनाई या 1000 स्कूल खोले, ये आउटपुट है। OOF यानी आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क आउटकम पर ध्यान देता है। वो पूछता है, क्या उस 100 किलोमीटर सड़क से वाकई गांव का शहर से जुड़ाव बेहतर हुआ? क्या लोगों का सफर का समय कम हुआ और वहां का व्यापार बढ़ा? मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि पैसा खर्च हुआ या नहीं, बात ये है कि उस पैसे से हमारी आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा। एग्जैक्टली। क्या उन 1000 स्कूलों में बच्चों के सीखने का स्तर सुधरा? कमाल है। बिल्कुल। अब कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता कि मेरा काम तो सड़क बनाना था, उस पर ट्रैफिक आए या ना आए मेरी जिम्मेदारी नहीं। सही है। अब उनसे पूछा जाएगा कि आपके काम का आउटकम क्या रहा। नीति आयोग का एक खास विभाग है, DMEO यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, वो इसी पर काम कर रहा है। ये फ्रेमवर्क भारत में गवर्नेंस और योजनाओं को लागू करने के तरीके में क्रांति ला सकता है। तो ये फिस्कल कंसोलिडेशन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सरकार के खर्च करने, कमाने और यहाँ तक कि बजट के बारे में सोचने के पूरे तरीके को बदलने की एक लंबी और मुश्किल कहानी है। बिल्कुल। ये उस मरीज की कहानी है जो ICU से बाहर तो आ गया है, बिल्कुल सही, और अब उसे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ये कितना खर्च हुआ से लेकर खर्च से क्या हासिल हुआ तक का सफर। ये आउटपुट से आउटकम पर फोकस करना, ये वही लाइफस्टाइल में बदलाव है जो उसे दोबारा बीमार पड़ने से बचाएगा। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन है। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं। कट मोशन। हाँ, कट मोशन। तो सोर्सेज के हिसाब से ये पार्लियामेंट का एक बहुत ही दिलचस्प टूल है। मतलब विपक्ष को सरकार के बजट प्रस्तावों में कटौती का प्रस्ताव रखने का अधिकार देता है। बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है जैसे घर में कोई बड़ा खर्चा प्लान हो रहा हो और कोई सदस्य कहे, रुको रुको, इस पर इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका विरोध करती हूँ। हाँ, मतलब सरकार के हाथ से ब्लैंक चेक छीन ली जैसा ही है। और ये समझना जरूरी है कि ये व्यवस्था हर देश में अलग अलग है। अच्छा। हाँ, जैसे अमेरिका में कांग्रेस को बजट पास करना ही होता है। ब्रिटेन में ज्यादातर एक राजनीतिक दस्तावेज है, बहस होती है लेकिन वोटिंग से बदलाव नहीं होता है। ओके। भारत का सिस्टम इन दोनों के बीच का है,
जहां पार्लियामेंट में ग्रांट्स कम करने के लिए, मतलब जो पैसा सरकार मांग रही है उसे कम करने के लिए चर्चा शुरू हो सकती है। अब इसके भी कई प्रकार हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है टोकन कट। इसका मतलब है कि मांग में से 100 रुपए कम कर दिए जाएं। अब 100 रुपए, ये तो बहुत छोटी रकम है, मतलब हजारों करोड़ के बजट में 100 रुपए, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन रकम छोटी है, पर इसका मकसद सिंबॉलिक है। ये सरकार की किसी खास जिम्मेदारी से जुड़ी शिकायत, अ स्पेसिफिक ग्रीवियंस को सामने लाने के लिए किया जाता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए विपक्ष को लगता है कि शिक्षा मंत्रालय ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो मंत्रालय के बजट में 100 रुपए की कटौती के प्रस्ताव लाएंगे। यहां मुद्दा पैसा बचाना नहीं, बल्कि उस खास मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचना और अपनी असहमति जताना है। तो मतलब ये एक तरह का सांकेतिक विरोध है। बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि बहस भी सिर्फ उसी शिकायत तक सीमित रहती है। ओके, ये जरूरी पॉइंट है। हाँ, आप पूरी पॉलिसी पर बहस नहीं कर सकते, सिर्फ उसी एक मुद्दे पर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक तरह का लेजर फोकस्ड विरोध हुआ। तो फिर इकोनॉमी कट क्या है? इसमें तो नाम से ही लग रहा है कि पैसा बचाने की बात हो रही है। सही पकड़ा। इकोनॉमी कट का मकसद होता है ये दिखाना कि जो खर्चा आप मांग रहे हैं उसमें बचत की गुंजाइश है। इसमें एक तय रकम की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। जैसे अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ मांगे गए हैं, तो विपक्ष कह सकता है कि भाई ये काम 80 करोड़ में भी हो सकता है, इसलिए 20 करोड़ की कटौती की जाए। तो इसमें चर्चा इस बात पर होती है कि खर्च को कैसे और कहाँ कम किया जा सकता है। एग्जैक्टली। और तीसरा, जो सुनने में सबसे गंभीर लगता है, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। इसमें मांग को घटाकर सिर्फ 1 रुपया कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये सबसे मजबूत विरोध है। आप कह सकते हैं कि ये विपक्ष का ब्रह्मास्त्र है। अच्छा। इसका मतलब है कि विपक्ष उस मांग के पीछे की पूरी पॉलिसी से ही असहमत है। वो सिर्फ खर्च कम नहीं करना चाहते, वो उस नीति को ही खारिज कर रहे हैं। तो मतलब पूरी योजना ही नामंजूर है? बिल्कुल। 1 रुपए की मांग का मतलब है हमें आपकी ये पूरी योजना ही नामंजूर है। मिस, इस दौरान बहस भी उसी पॉलिसी के गुण दोषों पर होती है और सदस्य एक वैकल्पिक पॉलिसी का सुझाव भी दे सकते हैं। तो जब इतनी बहस होती है, तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि समय ही खत्म हो जाए? यहीं पे गिलोटिन का जिक्र आता है ना, बड़ा ड्रामेटिक नाम है। हाँ बिल्कुल। गिलोटिन एक प्रक्रिया है जिसमें स्पीकर बजट पर हो रही चर्चा को खत्म कर देते हैं और जितनी भी बची हुई मांगे हैं उन सब पर एक साथ वोटिंग करवा देते हैं। मतलब बिना बहस के? हाँ, बिना बहस के। ये तब होता है जब बहस के लिए तय समय खत्म हो रहा हो। ये बजट पास करने का एक शॉर्टकट तरीका है जिससे सरकार और ज्यादा आलोचना या बहस से बच जाती है। लेकिन ये तो विपक्ष के लिए सही नहीं हुआ, उनकी आवाज तो दब गई। इसीलिए विपक्ष इसका अक्सर विरोध करता है। ये प्रक्रिया थोड़ी खतरनाक भी हो सकती है क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव का रूप ले सकती है, जिससे सैद्धांतिक रूप से सरकार भी गिर सकती है। हालांकि भारत में आज तक गिलोटिन की वजह से कोई सरकार नहीं गिरी है। ये ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का ही एक हिस्सा है जिसे हम फॉलो करते हैं। समझ गए। चलिए अब इन मुश्किल फैसलों से जुड़े एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ट्राइलेमा। मतलब ऐसी स्थिति जहां 3 विकल्प हो, लेकिन आप एक साथ कोई 2 ही चुन सकते हैं, तीसरा छोड़ना पड़ेगा। हाँ, आर्थिक नीति में ये बहुत आम है। सोर्सेज में कई तरह के ट्राइलेमा का जिक्र है, जैसे डर्क शॉनमेकर का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ट्राइलेमा। उनके अनुसार आप एक स्थिर फाइनेंशियल सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम और राष्ट्रीय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नीतियां, ये तीनों एक साथ नहीं रख सकते। ऐसे और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अर्थ ट्राइलेमा, यानी आर्थिक विकास, बढ़ती ऊर्जा की जरूरत और पर्यावरण की सुरक्षा। इन तीनों में संतुलन बनाना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन इन सब में सबसे मशहूर है मुंडेल्स की इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, ये सिद्धांत लगभग 5 दशकों से प्रभावशाली रहा है और 1960 के दशक के मुंडेल-फ्लेमिंग मॉडल पर आधारित है। और ये कहता क्या है? ये कहता है कि कोई भी देश एक ही समय में ये 3 लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। एक, फ्री कैपिटल फ्लो, मतलब पूंजी का देश के अंदर बाहर मुक्त प्रवाह। सही। दूसरा, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी मुद्रा की स्थिर विनिमय दर। और तीसरा, एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, आपको इनमें से एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। डैनी रॉड्रिक ने भी तो इसी तरह की एक बात कही थी, लेकिन ज्यादा राजनीतिक संदर्भ में। बिल्कुल। कि अगर किसी देश को ज्यादा ग्लोबलाइजेशन चाहिए तो उसे या तो अपनी डेमोक्रेसी से समझौता करना होगा या अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता से। बिल्कुल। अब भारत में हुई एक बड़ी नीतिगत पहल पर आते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। हाँ, जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल। इसने तो सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचाकर
पूरा सिस्टम ही बदल दिया। सही कहा। 2013 में 43 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू हुई ये स्कीम दिसंबर 2022 तक 300 से ज्यादा केंद्रीय और 2000 राज्य योजनाओं को कवर कर चुकी थी। इतनी सारी योजनाएं। हाँ, और इसके फायदे साफ हैं। लाभार्थियों की सटीक पहचान, पारदर्शिता, बिचौलियों का खात्मा जिससे लीकेज रुका और सरकार की जवाबदेही बढ़ी। और आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। डीबीटी के जरिए 22.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए और सबसे बड़ी बात, डुप्लीकेट और फर्जी लाभार्थियों को हटाकर 2.23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और इसकी तारीफ सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने भी की हैं। अच्छा। ग्रामीण क्षेत्रों में 85% और शहरी क्षेत्रों में 69% तक। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। चलिए अब एक और दिलचस्प बहस पर आते हैं जो सालों से चल रही है। क्या भारत को अपना वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर बदलना चाहिए? हाँ, अभी हम अप्रैल से मार्च का पालन करते हैं। बिल्कुल। ये बहस काफी पुरानी है। सोर्सेस बताते हैं कि जुलाई 2016 में सरकार ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। और ये पहली बार नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1985 में LK झा समिति ने भी जनवरी-दिसंबर वित्तीय वर्ष की सिफारिश की थी। ये अप्रैल-मार्च वाला सिस्टम तो अंग्रेजों ने 1867 में शुरू किया था। तो शंकराचार्य कमेटी ने क्या कहा? उन्होंने भी जनवरी-दिसंबर को वित्तीय वर्ष बनाने का समर्थन किया। इसके पीछे तर्क ये था कि ये मानसून के पूर्वानुमान और कृषि की पैदावार के चक्र से बेहतर मेल खाता है। ये तो बहुत लॉजिकल पॉइंट है। हाँ, और दुनिया के 156 से ज्यादा देश और बड़ी-बड़ी MNCs भी कैलेंडर वर्ष को ही अपना वित्तीय वर्ष मानती हैं। डेलॉयट के एक सर्वे के मुताबिक 84% भारतीय भी इसके पक्ष में थे। तो फिर ये लागू क्यों नहीं हुआ जब इतने सारे फायदे थे? तो दिक्कत कहाँ आई? इसके 2 बड़े कारण थे। एक, राज्यों की तरफ से इसका विरोध हुआ और दूसरा, उसी समय GST जैसा बड़ा आर्थिक सुधार लागू किया जा रहा था जिससे सिस्टम पर पहले ही बहुत दबाव था। अच्छा, तो टाइमिंग का इशू था। हाँ, टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू था। इन वजहों से सरकार को यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, वरना शायद 2018-19 से ही नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया होता। ये फिस्कल ईयर का डिबेट भी अपने आप में एक ट्रायलेमा जैसा ही लगता है। राजनीतिक सुविधा, आर्थिक तर्क और इसे लागू करने की व्यावहारिकता के बीच एक संतुलन बनाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पब्लिक डेब्ट पर चर्चा करेंगे। तो ये शब्द हम सबने सुना है, सरकार का कर्ज, देश पर कर्ज। और सुनते ही दिमाग में एक खतरे की घंटी बजती है। बिल्कुल, लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, कोई बोझ है। पर आज हम इसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक टूल की तरह। एग्जैक्टली। रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी के इस चैप्टर के जरिए हम समझेंगे कि पब्लिक डेट असल में है क्या। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये पब्लिक डेट या जिसे नेशनल डेट भी कहते हैं, आखिर है क्या? क्या ये बस सरकार के टोटल लोन्स का जोड़ है? मोटे तौर पर हाँ। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिया गया कुल उधार दिखाता है, लेकिन इसमें एक दिलचस्प कानूनी बंटवारा है। कानूनी? जी हाँ। मतलब संविधान में? जी है। संविधान का आर्टिकल 292 केंद्र सरकार को भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह से उधार लेने की शक्ति देता है। अच्छा, मतलब केंद्र सरकार वर्ल्ड बैंक से भी लोन ले सकती है और देश के अंदर से भी, कोई रोक टोक नहीं। बिल्कुल। लेकिन आर्टिकल 293 वो राज्यों पर एक, कह सकते हैं, एक लिमिट लगाता है। क्या लिमिट? राज्य सरकारें सिर्फ देश के अंदर से ही उधार ले सकती हैं। वो सीधे तौर पर विदेश से लोन नहीं ले सकती। इंटरेस्टिंग। तो ये कुछ ऐसा है जैसे परिवार का मुखिया, मतलब केंद्र, कहीं से भी उधार मैनेज कर सकता है। हाँ। लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों यानी राज्यों के लिए नियम थोड़े सख्त हैं। सही समझा आपने। इसके पीछे एक मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता की सोच है। यहाँ पर एक बात और कही गई है कि 2005-06 के बाद राज्यों को बैक टू बैक बेसिस पर एक्सटर्नल लोन्स लेने की इजाजत दी गई। ये बैक टू बैक क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि लोन लेगा तो केंद्र, ओके, लेकिन उसे तुरंत बिना किसी बदलाव के राज्य को ट्रांसफर कर देगा। इसमें जो भी रिस्क होगा, जैसे कि रुपए की कीमत में उतार चढ़ाव, जिसे हम एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन कहते हैं, हाँ, और वो रिस्क किसका होगा? केंद्र का या राज्य का? वो राज्य सरकार को ही उठाना पड़ेगा, केंद्र को नहीं। केंद्र बस एक भरोसेमंद बिचौलिए की तरह काम करता है। समझ गया। और स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों को कुछ छूट भी मिलती है? हाँ, उन्हें केंद्र से जो लोन मिलता है वो 90% लोन और 10% ग्रांट के कॉम्बिनेशन में होता है। 10% ग्रांट मतलब अनुदान? जी, मतलब 10% पैसा वापस नहीं करना पड़ता। ये उन राज्यों के लिए एक तरह की बहुत बड़ी मदद है जिनकी अपनी कमाई कम है।
चलिए, अब इस डेप्ट के अंदर झांकते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि इसके दो मुख्य हिस्से हैं, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हाँ, घरेलू और विदेशी। पहले इंटरनल की बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है डेटेड सिक्योरिटीज या जीसेक्स का। ये क्या है? यहाँ पर समझना दिलचस्प है कि सरकार पैसा कैसे जुटाती है। G-Secs मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकार के लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट्स हैं। प्रॉमिसरी नोट्स मतलब एक तरह का वादा। बिल्कुल। सरकार कहती है आप हमें आज पैसा दो, हम आपको कुछ सालों बाद ब्याज के साथ लौटाएंगे। और यही सरकार की फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा सोर्स है, 90% से भी ज्यादा। और ये ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स क्या हैं? ये जीसेक से अलग कैसे हैं? ये शॉर्ट टर्म उधार हैं, मतलब 365 दिन से कम के लिए। अच्छा सरकार को अपने रोज के खर्चों के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। अच्छा, कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए। एग्जैक्टली ये डिस्काउंट पर जारी होते हैं और फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं। मतलब अगर 100 रुपए का टी बिल है तो सरकार उसे आपको शायद 98 रुपए में बेचेगी और मैच्योरिटी पर पूरे 100 रुपए वापस देगी। जो 2 रुपए का फर्क है वही आपका फायदा है। यहाँ पर स्मॉल सेविंग्स के बदले जारी की गई सिक्योरिटीज का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत दिलचस्प है। हम और आप जो पैसा पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम्स में डालते हैं, हाँ। वो पैसा नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड यानी NSSF में जमा होता है। इस फंड का एक हिस्सा सरकार स्पेशल G-Secs जारी करके उधार लेती है। अरे वाह, मतलब मेरा पीपीएफ का पैसा भी सरकार के कर्ज का हिस्सा है। हाँ, एक तरह से हमारी बचत भी सरकार के काम आती है और देश के विकास में लगती है। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज पर आते हैं। ये कहाँ से आता है? ये वो उधार है जो केंद्र सरकार बाहरी स्रोतों से लेती है, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF या किसी दूसरे देश की सरकार से। और ये विदेशी करेंसी में होता है ना? जी, ज्यादातर डॉलर्स में। ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। सोर्स कहता है कि भारत पारंपरिक रूप से एक नेट रिसीवर रहा है, लेकिन अब एक नेट एड डोनर बन गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका क्या मतलब है? मतलब हम अब मदद लेते नहीं, देते हैं। इसका मतलब है कि अब भारत जितनी विदेशी सहायता लेता है उससे कहीं ज्यादा दूसरे देशों को देता है। ये भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रतीक है। ये आंकड़े हैं इसके? हाँ, आंकड़े बताते हैं कि 2021-22 में भारत ने 56 से ज्यादा देशों को लगभग $2.4 बिलियन की सहायता दी, जबकि हमें सिर्फ $310 मिलियन की सहायता मिली। वाह! और ये मदद कैसी होती है? जैसे सुनामी के समय? हाँ, सुनामी के समय, नेपाल भूकंप के समय या हाल ही में श्रीलंका के आर्थिक संकट में भारत ने बढ़ चढ़कर मदद की है। ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का भी हिस्सा है। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है, एक इंडिपेंडेंट डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी यानी PDMA बनाने का। इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है, जबकि RBI ये काम कर ही रहा है? यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक क्लासिक केस है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे? देखिए, RBI सरकार का बैंकर है तो वो सरकार का कर्ज मैनेज करता है, लेकिन RBI ही देश की मॉनेटरी पॉलिसी भी तय करता है, यानी ब्याज दरें क्या होंगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि सरकार हमेशा चाहेगी कि उसे कम से कम ब्याज पर उधार मिले। जाहिर है। इस चक्कर में RBI पर ब्याज दरें कम रखने का दबाव बन सकता है, भले ही महंगाई रोकने के लिए दरें बढ़ाना जरूरी हो। अच्छा, मतलब एक ही संस्था पर दो विरोधी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, ये एक ही व्यक्ति के खिलाड़ी और अंपायर दोनों होने जैसा है। इसीलिए एक अलग एजेंसी PDMA की बात हो रही है जो सिर्फ सरकार का कर्ज मैनेज करे, ताकि RBI बिना किसी दबाव के अपना काम कर सके। ठीक है, अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हवाले से सोर्स बताता है कि हमारा डेट टू GDP रेशियो 2024-25 के लिए 89.6% बजट किया गया है। ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, अगर हम इसे अकेले देखें तो ये आंकड़ा डरावना लग सकता है। तो क्या ये डरावना नहीं है? नहीं, जब हम इसकी वैश्विक तुलना करते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। सोर्स में 2021 के आंकड़े हैं। जापान का डेट टू GDP रेशियो 263% था। 263%? जी, अमेरिका का 128%, फ्रांस का 113% था। इनकी तुलना में भारत का 84% का आंकड़ा उतना ज्यादा नहीं लगता। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब मनी स्थिति उतनी भी खराब नहीं है? बिल्कुल, सोर्स ये भी बताता है कि 2005 से 2021 के बीच जहां दूसरे बड़े देशों का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा, वहीं भारत का कर्ज
81% से बढ़कर सिर्फ 84% हुआ। सिर्फ 3% का उछाल इतने सालों में। हाँ, इसका श्रेय हमारी मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ को जाता है, लेकिन कोविड-19 के दौरान इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। हाँ, कोविड ने तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिला दिया। बिल्कुल। भारत ने भी लगभग 29.87 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिया था। जी। लेकिन सोर्स कहता है कि भारत की रणनीति दूसरे देशों से अलग थी। कैसे? What's fascinating here is the approach. ज्यादातर पश्चिमी देशों ने एक बार में ही बड़ा राहत पैकेज दे दिया, जिसे फ्रंट लोडेड कहते हैं। मतलब सारा पैसा एक साथ दे दिया। हाँ, भारत ने एक चरणबद्ध, एक फेज्ड तरीका अपनाया, एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स। कैलिब्रेटेड मतलब नपा तोला। बिल्कुल। पहला फेज था सबसे कमजोर वर्ग को सहारा देना, गरीबों को मुफ्त अनाज, जनधन खातों में सीधे पैसे और छोटे व्यवसायों को लिक्विडिटी सपोर्ट, ताकि वो बंद ना हो जाए। सही। दूसरा फेज तब आया जब लॉकडाउन हटने लगा, ताकि लोग खर्च करना शुरू करें। और तीसरा फेज आत्मनिर्भर भारत 3.0 इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने पर केंद्रित था। जैसे कि PLI स्कीम्स। एग्जैक्टली। तो एक साथ सारा पैसा झोंकने के बजाय जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे सपोर्ट दिया गया। और सोर्स में एक और पॉइंट था कि डेट रेशियो बढ़ने की एक वजह नॉमिनल GDP का सिकुड़ना भी था। हाँ, ये एक बहुत बड़ी वजह थी और एक दुर्लभ घटना थी। मतलब आपका खर्चा तो बढ़ा ही, साथ में आपकी कमाई यानी GDP भी घट गई। तो गणित के हिसाब से रेशियो तो बिगड़ेगा ही। बिल्कुल। तो अब आगे का रास्ता क्या है? आउटलुक कैसा है? इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, सोर्स एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, वो ये कि फिस्कल डिसिप्लिन अपने आप में एक फिस्कल स्टिमुलस है। ये थोड़ा समझाइए। वित्तीय अनुशासन एक प्रोत्साहन कैसे हो सकता है? ये तो सुनने में उल्टा लगता है। जब सरकार वित्तीय अनुशासन दिखाती है, मतलब अपने खर्चों पर काबू रखती है, तो देश की क्रेडिट रेटिंग सुधरती है। अच्छा। इससे सरकार को मिलने वाले लोन पर रिस्क प्रीमियम कम हो जाता है, मतलब सरकार को सस्ता लोन मिलता है। और जब सरकार के लिए ब्याज दरें कम होती हैं, तो धीरे धीरे पूरे सिस्टम में ब्याज दरें कम हो जाती हैं। आपके होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सस्ते हो जाते हैं। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचता है जो वे खर्च या निवेश कर सकते हैं। वाह, तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट स्टिमुलस हो गया। जी। और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को, मतलब EMDs को, वित्तीय अनुशासन का इनाम विकसित देशों से कहीं ज्यादा मिलता है। और चुनौतियां क्या हैं आगे? सोर्स साफ तौर पर ग्लोबल हेडविंड्स की बात करता है, मतलब जियोपॉलिटिकल तनाव जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में अशांति। ये चीजें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लो फंडामेंटल्स को मजबूत करना, ग्रास रूट लेवल पर रिफॉर्म्स करना, ताकि हमारी इकोनॉमी और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके और ग्रोथ बढ़े। ग्रोथ ही सबसे बड़ा जवाब है हमेशा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक अंतिम विचार। सोर्स कहता है कि ट्रेंड ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए ग्रास रूट लेवल पर डीरेगुलेशन और रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमारे देश के जटिल फेडरल स्ट्रक्चर और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए वो एक ऐसा कौन सा नॉन ऑब्वियस रिफॉर्म हो सकता है जो वाकई में इस क्षमता को अनलॉक कर सके और लंबे समय में हमारे कर्ज को सस्टेनेबल बनाने में मदद करे? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह के चैप्टर 19 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।